हम सबको पता है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की पे हाथ उठाए तो वो बहुत गलत चीज़ है, नहीं चाहिए। और मैं पूरी तरह से उस समर्थन में हूँ, कभी भी किसी लड़के को किसी लड़की पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। पर अगर मान लो, बिना किसी बात के किसी लड़की ने एक लड़की को थप्पड़ मार दिया, तो क्या वो लड़का सेल्फ डिफेंस में हाथ उठा सकता है? क्या वो थप्पड़ सेल्फ डिफेंस से मारा हुआ थप्पड़ जस्टिफाइड है? हाँ या ना? मेरा अब मानना है कि मॉडर्न डे फेमिनिज्म फीमेल्स को ऊपर लाने के बदले मेल्स को नीचे लाने पे फोकस ज़्यादा कर रहा है। अपनी बात मनवाने के लिए अगर थप्पड़ मार भी रहा है तो इसमें कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो सर हाल ही में वायरल हो रही है राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट कि हिंदू हिंसक है। उन्होंने पार्लियामेंट में सबके सामने कहा और मोदी जी ने मना किया कि ये बहुत ही बड़ी बात बोल दी आपने कि हिंदू हिंसक है। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा 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 नफरत नफरत नफरत। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय। बाय चांस ही मुझे बहुत ही छोटी एज में पढ़ाने का मौका मिल गया और मैंने 18 साल की एज में ही मतलब लगभग 22-23 साल के बच्चों को पढ़ाया। 9th क्लास में मुझे बेस्ट एक्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश का अवार्ड भी मिल चुका है। अभी तक का हिमाचल का यंगेस्ट अवार्ड है। साल से एचएस के मेंस भी दे रहा हूँ। इस साल भी अभी प्री का रिजल्ट आया तो मेरा प्री भी क्लियर हो गया है। अभी जो 2023 का रिजल्ट आया था एचएस का, उसमें मेरे 427 मार्क्स थे और जो एसडीएम लगे उनके 411 मार्क्स थे। रिजर्वेशन एक बहुत ही डिबेटेड टॉपिक है। सी या एचएस में धांधली होती है। तो हमीरपुर बोर्ड में SSC हमने देखा कि हाँ भाई जी। वहाँ पर पेपर बिक रहे थे। खराब पॉलिसीज में सबसे जो आजकल बहुत ही ज्यादा न्यूज में है वो है कि बच्चों के रिजल्ट रुके हुए हैं। टैक्स हमेशा आम आदमी ही देता है। ये गवर्नमेंट ने अभी बजट पेश किया है तो उसमें कहीं ना कहीं टैक्स बर्डन तो इंक्रीज हुआ है, नो डाउट। यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो हमारी स्टेट में लगना चाहिए कि नहीं लगना? फिर मुझे अभी भी चल रही है अग्निवीर। अभी भी अब इन्होंने 7 साल कर दिया है, 4 से 7 साल कर दिया है। अग्निवीर मुझे अच्छी भी लगती है और मतलब कहीं ना कहीं अच्छी नहीं भी लगती। मतलब कि हमारी सिविलाइजेशन 7000 साल पुरानी हो जाएगी अगर वो फॉसिल जो है वो प्रॉपरली एग्जामिन हो जाए तो मतलब पूरी पूरी हिस्ट्री चेंज हो जाएगी। आज में हम देखते हैं कि कंबोडिया में अंगोर वॉट टेम्पल है, वो कैसे आ गया वहां पर। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में मतलब बहुत सारी कमियां हैं जिसे हमें एड्रेस करना जैसे आप चाहिए। जुड़े अगर मतलब सभी लोग आईएएस बन जाएंगे तो फिर बाकी काम कौन करेगा। बहुत ही ज्यादा मिस इंटरप्रेट किया जाता है आज के मॉडर्न टाइम में। पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट में एक जज जिसने मना किया कि वुमेन में क्या बोलते मंदिर में वुमेन की एंट्री मना करो, वो एक फीमेल जज थी। लेकिन मैं लड़कियों से पूछता हूँ कि अच्छा आप कल को ऑफिसर बन जाएंगे तो क्या आप एक कांस्टेबल, एक क्लर्क या एक बेरोजगार लड़के शादी करेंगे? तो उनका क्लियर आंसर होता है कि नो सर। यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी कहाँ गई? जो Misuse लॉज है ना करता है। इंडिया में, जो लॉज है बेसिकली बहुत ज्यादा फेवर करते हैं वुमेन को, बहुत ही ज्यादा मतलब एक्सट्रीम फेवर करते हैं वुमेन को। तो हेलो एवरीवन। तो आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल हिमिट्स में। तो जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि हम स्पिरिचुअल के साथ अब इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल पर्पस वाले पॉडकास्ट भी लेके आएंगे आप लोगों के लिए। तो उसी बेस पे आज हमारे साथ हमारे गेस्ट है मिस्टर राहुल शर्मा जी, जो कि चौपाल से है। वेलकम सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। थैंक यू निखिल, थैंक यू सो मच। तो सर अपने बारे में कुछ बताइए कि आपने कैसे शुरुआत की, कहाँ से आपको स्टार्टिंग मिली, एक बूस्ट मिलता है ना स्टार्टिंग में, अपना कहाँ से एक मिला? इंट्रोडक्शन दे दो हमारी ऑडियंस को ना। बिल्कुल। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच निखिल एंड रोहन, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया। मेरा नाम राहुल शर्मा है और मैं बेसिकली चौपाल से हूँ और मैं पिछले 6 साल से टीचिंग कर रहा हूँ क्रिएटिव कोचिंग क्लासेस शिमला में, और मैं मास्टर्स हूँ हिस्ट्री में। ओके, तो आपकी जो ये जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई टीचिंग लाइन में? टीचिंग लाइन में बेसिकली मैं +2 के बाद से ही आ गया था। थोड़ा सा जब हम नाहन से शिमला शिफ्ट हुए तो उसके बाद यहाँ पर बाय चांस ही मुझे बहुत ही छोटी एज में पढ़ाने का मौका मिल गया और मैंने 18 साल की एज में ही मतलब लगभग 22-23 साल के बच्चों को पढ़ाया। तो जब आप अपने उम्र से ज़्यादा बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा एक्सपोजर आपको बहुत ही छोटी एज में मिल जाता है और फिर मैंने उसी चीज़ को कैरी ऑन किया। मतलब आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है मतलब? क्वालिफिकेशन मास्टर्स हैं हिस्ट्री में और मेरी बीए है पॉलिटिकल साइंस में। तो सर
मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं कि सर एक एनजीओ भी चलाते हैं, तो सर अपने एनजीओ के बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल। ये एनजीओ मैंने 2019 में शुरू किया था, अगस्त में। उस टाइम में सेकेंड ईयर में था। तो मैंने क्या चीज़ देखी कि हम सारे जो भी कॉलेज फ्रेंड्स थे तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं चीज़ों के लिए कि भाई नहीं, हम सोशल कॉज के लिए ये करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। लेकिन वही है कि एक यूनाइट नहीं हो पाते हैं, यूनाइटेड होकर काम नहीं कर पाते हैं। चलो, कॉलेज में पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं तो वो काम करते हैं, लेकिन फिर वही है कि वहाँ पे वो बहुत बड़ी फेम में काम करते हैं, लेकिन हम छोटे लोकल लेवल पे काम करना चाहते थे। तो उस पर्पज से मैंने कॉलेज के अपने फ्रेंड्स को कलेक्ट किया और हमने एक सोसाइटी बना दी जो कि बाद में एनजीओ रजिस्टर हो गई। और उसमें हमने छोटे छोटे जैसे कि हमने सफाई अभियान शुरू कर दिए, और हम स्कूल में जाते थे, गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे, वहाँ पर हम बच्चों को एजुकेट करते थे, जैसे स्कॉलरशिप्स के बारे में बताते थे। और जो गरीब बच्चे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, मतलब किसी लेबर्स के बच्चे, तो उनको हमने फ्री में आपकी बुक्स भी प्रोवाइड की है। अक्सर देखा जाता ना कि लोगों के मन में होता तो है कि हमने एनजीओ चलाना था या कुछ जन सेवा करनी थी, बट एक टाइम ऐसा आता है कि लोग सोचते तो है कि हमने करना है, लेकिन उनसे स्टार्ट नहीं होता है। तो आप जैसे कोई लोग नए नए लोग को जैसे ज्वाइन करवाते हो तो उनको क्या बोल के ज्वाइन कराते हो कि कैसे वो आने के लिए मान जाते हैं? बिल्कुल, ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। एनजीओ में काम करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें एक तो आपके पास सोशल कॉज तो चाहिए ही चाहिए, बट साथ में एक बहुत ही स्ट्रांग विल पावर भी चाहिए। विल पावर चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन जब काम की बारी आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने की बारी आती है, तो बहुत ही टफ हो जाता है। तो हम जब भी किसी को ज्वाइन करवाते हैं, बेसिकली हम चाहते तो हैं कि यंग बच्चा इसमें आए, ताकि वो बहुत ही छोटी एज में रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना भी सीख जाए और उसे बहुत ही छोटी एज में बहुत बड़ा एक्सपोजर भी मिल जाए। और साथ में इसमें बड़े और छोटे का कॉम्बिनेशन मिलता है, बड़े का एक्सपीरियंस होता है और छोटे, जो भी इसमें छोटा बच्चा हमारे साथ ज्वाइन करता है, उसे एक्सपोजर मिलता है। और इसमें हम मोटिवेशन बेसिकली हमारी यही रहती है कि तू अपने आप जो भी क्या बोलते हैं, हमारे पास बच्चा आता है कि भी तेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी एनहांस हो जाएगी, ठीक है, जब तू इसमें काम करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, तेरी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो जाएगी। हमें इसमें क्या होता है कि हमें ऑफिशियल से भी मिलना पड़ता है, ठीक है, हमें परमिशन लेनी होती है किसी भी काम के लिए, ऑफिशियल से मिलना होता है। उनसे कैसे मिलते हैं, उनसे कैसे डील करते हैं, बात करते हैं, ठीक है, ये बहुत सारी चीजें हम इसमें सीखते हैं। जो आपका ये एनजीओ मेनली किस काम पे ज्यादा फोकस करता है? हमने इसे बेसिकली बनाया था एजुकेशन, टेक्नोलॉजिकल, और इसका पूरा नाम है बेसिकली विजन एजुकेशनल टेक्नोलॉजिकल एंड ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी। तो इसमें एजुकेशन की पर्पज फील्ड में हम काम करते हैं, जैसे बच्चों को स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड कर दी। टेक्नोलॉजी के फील्ड में जैसे अभी तो नहीं कर पाया, पर मेरी सोच है कि हम कभी साइंस ओलंपियाड वगैरह इसमें ऑर्गेनाइज करवाएंगे, ताकि बच्चों की एक्टिविटी वगैरह थोड़ी हम एनहांस कर जो सकें। इसकी फंडिंग होती है वो कैसे आप कलेक्ट करते हैं? फंडिंग क्योंकि बेसिकली, फंडिंग मेनली जो फाइनेंशियल बिल्कुल चीज है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है, एक तरह से देखा जाए ना, कि वो इकट्ठा करना, या फिर क्योंकि या तो फिर खुद उस लेवल पे बिजनेस या वो कुछ करते हो तो अलग बात होती है, बट जब खुद भी कुछ नहीं है, मतलब उतना ज्यादा इनकम नहीं है, तो फिर आप कैसे इनको मैनेज करते हो, ये बताओ आप। बिल्कुल, जब 2019 में हमने बनाया था तो हम सारे स्टूडेंट्स थे, हमारे पास पैसे नहीं थे। क्योंकि मैं उस समय पे पढ़ा रहा था तो थोड़े बहुत मैं वहां से एक्सपेंस उठा के एनजीओ में लगा रहा था। हाँ जी। लेकिन ये एक बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन नहीं था, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं मेरे ऊपर ही बर्डन पड़ रहा बर्डन था। पड़ता है। और लास्ट में मैं ये भी सोच रहा था कि सारा एक्सपेंस जब मैं ही उठा रहा हूँ, ठीक है, तो फिर सीधी सी बात है, फिर एनजीओ चलाने का फायदा ही क्या है। इसमें एक तो मेंबरशिप जो फीस रहती है वो एक जरिया है फंड्स कलेक्ट करने का, और बाकी इसमें हम डोनेशंस भी मांगते हैं। जैसे हम कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम, जैसे अभी इस संडे हम बट्टागुफर में ट्री प्लांटेशन ड्राइव करवाने जा रहे हैं, अच्छा। तो उसके लिए हमने जगह जगह पर, जैसे संजौली में जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, वहां पर हमने स्कैनर्स लगाए हैं कि आप हमें ट्री प्लांटेशन के लिए डोनेट कर सकते हैं। तो एक ये जरिया भी है और उससे हमें अच्छी डोनेशन आई भी है। क्या लोग आते हैं इसमें डोनेट करते हैं? बिल्कुल। मतलब किस लेवल पे डोनेट करते हैं, कि थोड़ा या ज्यादा कुछ, मतलब ज्यादा किस तरह अब से मैं करते आपको हैं? बताऊं तो अभी जो हमने ट्री प्लांटेशन के लिए लगाया था स्कैनर, तो उसमें हाँ जी। किसी ने 1 रुपया भी डोनेट किया है, हम्म। ठीक है। तो नहीं, अब ये तो उसकी अपनी विल है, और will है। किसी ने 1000 भी किया है। हाँ। तो मतलब जिसकी जितनी पॉकेट अलाउ करती है, तो हम तो यही कहेंगे कि वो उसे उतना डोनेट करना चाहिए। आपने मतलब कौन कौन सी ड्राइव कंडक्ट कराई सोशल वेलफेयर के लिए? कॉलेज टाइम में 2019 में 19 से 20 में तो हमने कोई ऐसे बहुत मेजर काम नहीं किया। फिर उसके बाद कोविड में हमने ऑनलाइन एक्टिविटीज करवाई थी, जो कि हमारे इंस्टाग्राम पेज पर है। फिर उसके बाद 2023 में हमारा ये जो एनजीओ है बहुत ज़्यादा रिवाइव हो गया, क्योंकि एक अच्छी टीम हमें मिल गई
और उसके बाद फिर हम कॉन्टिन्यूसली प्रोग्राम करवा रहे हैं। सबसे पहले हमने अक्टूबर में क्लीनलीनेस ड्राइव करवाई थी, नवंबर में हम ओल्ड एज होम गए थे, फिर हमने दिसंबर जनवरी में ब्रेक लिया, फिर फेब में हमने क्लोथ डोनेशन ड्राइव कराई जिसमें हमने संजौली में और टनल में जो लेबर्स काम करते हैं उन्हें कपड़े डोनेट किए थे। और अभी ये हमारा नेक्स्ट वेंचर है ट्री प्लांटेशन। तो सर जैसे आपने काफ़ी काम किए, तो आपको मतलब क्या मोटिवेट करता है ये वेलफेयर सोसाइटी में जो ये आप कंडक्ट करवाते हैं, मतलब एनजीओ को आगे बढ़ाने के लिए? एक्चुअली मैं जब से शिमला आया तो मैं यहाँ पर देखा कि नहीं, बच्चे तैयारियां कर रहे हैं, तो उस किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो उससे मुझे भी पता लगा कि यार आईएएस आईपीएस की तैयारियां कर रहे हैं, ठीक है, एचएस की तैयारियां कर रहे हैं। तो मुझे बेसिकली कोई आइडिया नहीं था कि क्या होता है, तो फिर इसे जनरली ब्यूरोक्रेट कहा जाता है जिसके हाथ में पावर होती है। तो फिर कहीं ना कहीं मेरे मन में भी वो सपना आ गया कि नहीं, काम करना है, सोसाइटी के लिए काम करना है। तो अब 2019 में जब हम स्टूडेंट थे तो उस टाइम पर तो कोई हमारे पास पावर नहीं थी, बट ये था कि हाँ, अपने एंड पे हम क्या कर सकते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि मैंने बहुत ही छोटी एज में एक अच्छा स्टेप लिया है जिसके बारे में शायद बाकी लोग इतना नहीं सोचते। तो आपका सर बचपन कैसा रहा? बचपन बहुत अच्छा रहा और स्पेशली स्कूल लाइफ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही। मतलब स्कूल लाइफ के इतने किस्से मुझे अभी भी अच्छे से याद है कि मतलब मैं उस पर एक बुक भी लिखना चाहूँगा जब मैं कभी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही होगी फिर तो। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग रही है। 9th क्लास में मुझे बेस्ट एक्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश का अवार्ड भी मिल चुका है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल, 9th क्लास में, और ये अभी तक का हिमाचल का यंगेस्ट अवार्ड है। अदरवाइज इसमें मतलब +2 तक के बच्चों को मिलता है और मुझे उस टाइम पे 9th क्लास में मिल गया था। सर जैसा कि हम देख रहे हैं कि आपकी एज बहुत कम है, आपकी एज कम है, साथ ही साथ आप एनजीओ भी रन करते हो, साथ ही साथ आप टीचिंग भी करवाते हो, बिल्कुल। तो आप कैसे मैनेज कर पाते हो इस सब चीज़ों को एक साथ? अ, होता नहीं कि कई बार बिल्कुल। मन एक बार होता है कि नहीं यार रहने देते हैं, कई बार ऐसा आप होता खुद है। भी पढ़ाई करते हैं, मतलब आपने कहा था कि लोगों को आप खुद सिविल से- सर्विसेज की ओर भी है आपका वो है। बिल्कुल, मैं तो पढ़ाई आप भी कैसे करता मैनेज करते हो इतनी सारी चीज़ें एक साथ? हूँ। ये ये लोगों के लिए मोटिवेशन ही है एक तरह से देखा जाए तो। बिल्कुल, मैं इसे गॉड गिफ्ट भी कह सकता हूँ कि मैनेजमेंट स्किल्स थोड़ी सी गॉड गिफ्ट भी है मेरे पास। बाकी मैं ये कहूँगा कि जब इंसान किसी भी आदमी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं वो मैनेजमेंट सीख लेता है। फिर वो जितनी छोटी एज में उसके पास आती है तो उतनी ज़्यादा अच्छे से सीख लेता है। और बाकी इंसान अपना गुरु खुद ही होता है। जब उस व्यक्ति ने उस चीज़ को खुद से देख लिया, खुद से हैंडल कर लिया, तो वो उसको बहुत अच्छे से सीख जाएगा। छोटी एज में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, मुझे स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आई। अपने से बड़ी एज के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, उनके क्वेश्चंस भी उस लेवल के होंगे, अब मैं आंसर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बट मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस था कि इन सबको कुछ नहीं आता है जिनको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, मुझे इनसे सबसे ज्यादा आता है। ये कॉन्फिडेंस मेरे पास था और ये कॉन्फिडेंस ही मुझे मतलब अभी तक एक सक्सेसफुल टीचर बनाने में कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्या लेसन दिया आपको आपकी इस पूरी फील्ड ने, आपकी लाइफ ने? लेसन ये है कि टीचिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मुझे लगी कि इसने मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत एनहांस किया, क्योंकि बच्चों के साथ इतनी ज़्यादा कम्युनिकेशन हुई और बच्चों के साथ जब आपके आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा आपको सीखने को मिलता है। और टीचिंग में आप पेरेंट्स से भी डील करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सोसाइटी का भी पता चलता है, क्योंकि आपको अलग अलग तरह के पेरेंट्स देखने को मिलेंगे। कोई अपने बच्चों की गलतियां मानेंगे, कोई नहीं मानेंगे, ठीक है, कोई आपको ब्लेम करेंगे। तो ये मतलब आपको बहुत सारी चीजें सिखा देता है, ठीक है। तो टीचिंग मतलब मैं ये मानूंगा कि मेरे लिए बहुत ही अच्छा फेज रहा है। सोसाइटी में पेरेंटिंग भी बहुत रोल रखती है, मतलब अगर आप देखें कि माँ बाप को संभालना ज़्यादा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू उनके बच्चों को। तो टीचिंग लाइन में आपको कोई ऐसी फेस करनी पड़ी प्रॉब्लम? होता नहीं है कि कोई अपने बच्चों को बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, कोई पेरेंट ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत ही ज्यादा प्यार करता एकदम है, आपके पास आ और गया कि अगर ऐसे आपने हो थोड़ा गया। सा डांट भी दिया तो अगले दिन आपको डांट देगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता ही है। एक्चुअली मैं एक स्कूल टाइम का इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा आपसे। हाँ जी। जब मैं 7th क्लास में था तो मेरी क्लास में एक लड़का था, अंकित जैन। तो उनके जो मदर थे वो आए थे और वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल था। तो उसे मैथ्स के टीचर ने मारा था और वो ऑब्वियस है कि मैथ्स के टीचर सभी को मारते हैं। तो उसके मदर जब आए तो वो एडमिट ही नहीं कर रहे थे कि उनके बेटे की गलती थी। मतलब वो इस तरह के पेरेंट थे और मैंने ऐसे पेरेंट फर्स्ट टाइम देखे। हम
जिस फैमिली से आते हैं वहां पर अगर हमारी गलती नहीं भी हो हाँ, तो भी हमारे पेरेंट्स सबसे पहले हम पर ही शक हमारा ही करेंगे, लड़का था। हमारे पर शक करेंगे कि नहीं 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 प्रिंसिपल सर आप सबसे गलत कर रहे हो, हमारा ही लड़का होगा पक्का, हमारा आपसे गलती हुई कोई है। और भी होगा थोड़ा तो कस के नहीं रखो इसे। बिल्कुल बिल्कुल पड़ता बिल्कुल। नहीं है। मतलब ये हाल थे कि अगर हम घर स्कूल से पिट के भी आते थे तो हमें ये बोलना पड़ता था कि हम रास्ते में गिर गए, क्योंकि अगर हमने ये बता दिया कि स्कूल में पिटाई हुई है तो घर में अलग डबल हो से- जानी थी, हाँ। घर में डबल हो जाती है। तो मैं ये देखता हूँ कि उनके पेरेंट्स, इसका अब मैं अपने प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ, जब मैंने एज अ टीचर इस चीज को देखा कि जब बच्चों के जो पेरेंट्स हैं अगर वो अपने बच्चे की गलतियां नहीं मानते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं उस गलती को दोबारा दोबारा दोहराने से के करने लिए, ठीक है। तो मतलब अब देखो टीचर का काम है बेसिकली पढ़ाना। अब ये सबको पता है कि टीचर के पास भी कोई जड़ी बूटी नहीं है कि वो बच्चे को पिलाएगा और बच्चा उससे बिल्कुल एकदम से शार्प हो जाएगा, उसमें बच्चे को भी खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। अब आजकल तो चलो इतना मारते भी नहीं है बच्चों को, ठीक है, पहले हम लोगों ने तो बहुत ही मार खाई है स्कूल टाइम में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो चीजें भी गलत नहीं है, ठीक है। टीचर अपनी बात मनवाने के लिए अगर थप्पड़ मार भी रहा है तो इसमें कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन आजकल तो ये इश्यू भी नहीं है। अब बच्चों को जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा फ्रीडम दे देते हैं कुछ पेरेंट्स, ठीक है। अब ये डबल एज स्वॉर्ड है, अच्छा भी है और बुरा भी है। हाँ बिल्कुल बांध के भी नहीं रखना चाहिए, लेकिन इतना थोड़ा चेक्स एंड बैलेंस अपने बच्चों पर बहुत जरूरी है, होना चाहिए। बच्चा ट्यूशन जा रहा है नहीं जा रहा है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो देखनी चाहिए। तो पेरेंटिंग का रोल आज के मॉडर्न टाइम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर जैसे देखा जाता है ना कि जो हमारा टाइम था तो हमें घर वालों से डांट पड़ती थी और मार पड़ती थी। आजकल के टाइम पे बहुत कम हो गया कि पेरेंट्स ने अपने आप बच्चों को मारना वगैरह बंद कर दिया। तो आप क्या कहना चाहेंगे इससे? इससे कोई हमारी पर्सनल मतलब डेवलपमेंट पे कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल पर्सनल डेवलपमेंट पे फर्क पड़ता है, कहीं ना कहीं जो बॉन्डिंग है मैं मानता हूँ कि उसमें भी फर्क पड़ता है। अब आजकल के बच्चों को मैं देखता हूँ कि अगर आजकल के बच्चों को मार दिया तो उनके मन में ये थॉट भी आया था कि हम घर से भाग जाएंगे। अगर कभी हमें इतनी मार पड़ती थी, हमें तो डंडों से भी मार पड़ी है, लेकिन कभी ये भी थॉट नहीं आया माइंड में कि कभी घर से भाग जाए। अगर मैक्सिमम जाते थे तो सिर्फ रात को लेट आते थे कि घर वाले सो जाए, तो इतना लेट करते थे और उसमें भी पता था कि अंदर उठे हुए हैं उन्होंने फिर भी मार देना है, ठीक है। तो मतलब ये तो कभी थॉट आया ही नहीं कि भाई हम यहाँ से भाग जाएंगे। तो मैं आजकल के बच्चों को देख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं इसमें मतलब सोशल मीडिया, फ्रेंड्स जो सर्कल है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि बच्चे की अपब्रिंगिंग कैसे हो रही है। आजकल देखा जा रहा है ना कि जो अब की जनरेशन है उसमें थोड़ी इमोशनली वीक है, मेंटली थोड़ी वीक है। बिल्कुल, ये किस वजह से हो रहा है ज्यादातर? मैं तो इसके लिए कहीं ना कहीं रीजन मानता हूँ, जैसे कि हम पढ़ते भी हैं तो मैं इसके लिए रीजन मानता हूँ कहीं ना कहीं मोबाइल फोन्स को। इसके पीछे ये है कि देखो बच्चा जब मोबाइल में रहता है, वो चाहे गेम खेल रहा है चाहे कुछ भी कर रहा है, वो अपने आप को आइसोलेट कर रहा है सोसाइटी से। और अगर आप अपने आप को सोसाइटी से आइसोलेट कर रहे हो तो मतलब आप उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो तो आपके अंदर इमोशंस डेवलप नहीं हो रहे हैं। अब अगर आपके अंदर इमोशन डेवलप नहीं होंगे तो आप फिर एक तरह से डेड ही है। एक तरह से जब एकदम से बहुत सारे इमोशंस एक साथ बढ़ते हैं ना किसी आदमी पे, फिर बिल्कुल, वो अलग वो हैंडल नहीं कर पाएगा उस हैंडल नहीं चीज कर को। पाता। बिल्कुल तो ये देखा जाता है ना कि आजकल की सोसाइटी में बच्चे ज्यादा आइसोलेट रहना शुरू कर दिया। फोन, क्या ये पेरेंट्स की भी गलती है इसमें कि जो उनको फोन्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं? उनको आजकल देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स है ही नहीं बच्चों में, बाहर जाके चार आदमियों के बीच बात करने की कोई स्किल्स नहीं है। बिल्कुल। तो इस पे पेरेंट्स की भी काफी गलती है। अब पेरेंट्स की मजबूरी भी है, क्योंकि अब देखो जैसे जैसे धीरे धीरे जमाना डिजिटल हो रहा है, कोविड के टाइम पर कंपलसरी हो गया था फोन्स देना बच्चों को, तो अब उसके बाद तो अब हर बच्चे के पास फोन है। जिसे नहीं भी मिलना था कोविड ने उसे भी फोन दिला दिया, सही बात। ठीक है। तो अब ये है कि पेरेंट्स की मजबूरी है और जमाना डिजिटल हो गया, यूट्यूब पे हर चीज है। अब आप अच्छी चीज भी देख सकते हो, बुरी चीज भी देख सकते हो, ठीक है। तो मतलब इसमें सोनली पेरेंट्स की गलती नहीं है, बट ये है कि हाँ रेगुलेट करना जरूरी है, देखना जरूरी है कि बच्चा देख क्या रहा है। और कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ये भी ध्यान देना चाहिए कि वो खुद से भी गाइड करे कि बेटा आप इस चीज को देखो। और क्योंकि बच्चे के पास तो फ्री हैंड है, वो तो कुछ भी कर सकता है उसमें, तो थोड़ा सा इसमें पेरेंट्स को ध्यान देने की जरूरत है। आपकी लाइफ का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट क्या है? बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ का यही है कि जो मैं टीचिंग में आया, क्योंकि मुझे बचपन से कभी भी टीचिंग का बिल्कुल शौक नहीं था। मेरे हिसाब से जब कभी जैसे कोई लड़का होगा ना तो उसको टीचिंग का वैसे भी शौक होता नहीं है। नहीं होता, बिल्कुल क्योंकि नहीं मुझे होता। भी आज तक मुझे भी बोलते थे ना कि नहीं तू ये टीचिंग लाइन में चल जा, ये बीएससी एमएससी कर ले, उसके बाद हमारी साइड कम होती है साइड की बिल्कुल। इस फील्ड में। बिल्कुल तो इसका शौक ही नहीं होता लड़कों को। मैंने भी मना ही किया है इस चीज के लिए। बिल्कुल, वही यही बेसिकली टर्निंग पॉइंट है। तो इससे एक लेसन ये भी है कि भाई
जरूरी नहीं कि जो हम सोचते हैं हमें वही करना पड़ता है। करना चाहिए। कई बार लाइफ हमें खुद ले जाती है, जो हमारे लिए जरूरी होता है, कई बार लाइफ हमें खुद वहां तक ले जाती है। आपने टीचिंग को ही अपना करियर क्यों माना? करियर तो अभी फिलहाल नहीं है, करियर मैं साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा हूँ। मैं पिछले 2 साल से एचएस के मेंस भी दे रहा हूँ। इस साल भी अभी प्री का रिजल्ट आया तो मेरा प्री भी क्लियर हो गया है, तो अभी फिर से मेंस। Congratulations sir, उसके लिए। थैंक यू। बट मैं ये है कि बनना तो ब्यूरोक्रेट ही है, बट ये है कि साथ साथ टीचिंग के साथ ब्यूरोक्रेट बनना एक अलग स्किल है। क्योंकि अब मैं टीचिंग भी जब साथ साथ कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि बेसिकली रूट लेवल पे भी क्या प्रॉब्लम्स हैं। एनजीओ सेकंड बेनिफिट दे रहा है, एनजीओ मुझे डायरेक्ट इंटरेक्ट करवा रहा है सोसाइटी के साथ, कॉमन पीपल्स कॉमन पीपल के साथ, ऑफिशियल्स के साथ भी कनेक्ट करवा रहा है। मुझे भी पता चल रहा है कि ऑफिसेज में क्या प्रॉब्लम ग्राउंड है। लेवल में और अपर हाई लेवल बिल्कुल। में क्या हो रहा है। अब जैसे कोई ब्यूरोक्रेट का बच्चा ब्यूरोक्रेट बनता है तो कहीं ना कहीं उसने वो चीजें नहीं देखी होती है, ग्राउंड लेवल की चीजें, और हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम तो बिल्कुल ग्राउंड से ही आते हैं, तो हमें बिल्कुल रूट लेवल पे कॉज पता है कि बेसिकली क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे अगर कोई कल को व्यक्ति हमारे पास अपनी प्रॉब्लम सुनाएगा। तो काफी अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन, आपका ब्रिलियंस निकल गया है, थैंक क्लियर यू। कर दिया आपने। सर आपने कितने अटेम्प्ट्स दिए थे? अभी ये मेरा चौथा अटेम्प्ट है और तीसरा मेंस हो जाएगा। क्या- मेंस तीसरा है। मतलब अभी प्री आ गया तो मेंस अक्टूबर में होगा। अच्छा, तो आपको क्या मोटिवेट करता है, मतलब अपने एग्जाम्स का ही होता है ना कि डिमोटिवेट हो जाते हैं अगर एक चांस में नहीं हुआ, 2 में नहीं हुआ, 3 में नहीं हुआ? अब मैं आपको लास्ट टाइम की स्टोरी बताता हूँ। अभी जो 2023 का रिजल्ट आया था एचएस का, उसमें मेरे 427 मार्क्स थे और जो एसडीएम लगे उनके 411 मार्क्स थे, तो मेरे मार्क्स उनसे ज़्यादा थे, बट अनफॉर्चुनेटली मैं हिंदी में फेल हो गया, अच्छा। तो उस वजह से मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। अगर मैं हिंदी में पास होता तो डेफिनेटली आई वुड गेट अ रैंक ऑफ एसडीएम। तो उस टाइम पर जो फीलिंग होती है, और वो किसी को बताई नहीं जा सकती, ना किसी को वो समझाया जा सकता है कि ये खुद को भी नहीं समझाया जाता। खुद को भी नहीं समझाया जाता। बस इस प्रिपरेशन में ये है कि एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, जो भी इसमें रिजल्ट है उसको एक्सेप्ट। बहुत बड़ा रोल रहता है रिजर्वेशन का, तो आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्योंकि देखा जाता है ना जो कि रिजर्वेशन बहुत सही चीज है कि गलत है? क्योंकि जो लोग डिजर्व करते हैं पोस्ट वो उनको मिलती नहीं है। आप रिजर्वेशन एक बहुत ही डिबेटेड टॉपिक है। रिजर्वेशन बेसिकली रिजर्वेशन पे मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लोग रिजर्वेशन को क्लेम करते हैं, अब मैं तो जनरल कैटेगरी से आता हूँ, तो जो भी रिजर्वेशन को क्लेम करते हैं कहीं ना कहीं उन्होंने उस चीज को फेस किया होता है और कहीं ना कहीं उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं। ठीक है, अगर हम गांव में जाते हैं तो गांव में हम देखते हैं जो भी रिजर्वेशन क्लेम करते हैं लोग, तो उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है और उनके पास कहीं ना कहीं एजुकेशन भी उतनी नहीं है। तो उनके लिए ये बढ़िया अच्छा जरिया है, जिस हिसाब से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे जिन्होंने रिजर्वेशन को डाला था कि भाई उन लोगों को सेम जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। ये कोई भी इकोनॉमिक स्टेटस गेन करने के लिए नहीं लाया था, ये लाया था सिर्फ इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए। ये अच्छी चीज भी है और बुरी चीज भी है। आजकल देखा जाता है ना कि रिजर्वेशन का बहुत ही ज्यादा मिसयूज हो रहा है, जिसको जरूरत भी नहीं है उसको भी मिल रही है। तो इसका क्या नहीं देखा जाता ना कि जो लोग इस कैटेगरी में नहीं आते वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना देते हैं। वो अगर आप ग्राउंड लेवल पे जाके देखोगे कि आप गांव-गांव में जाके देखोगे जो जिनकी इनकम 10 लाख से भी पर एनएम से भी ऊपर है, वो भी 20-20 30-30 हजार पर एनएम के सर्टिफिकेट बनवा देते हैं। इस चीज का क्या सोल्यूशन है? क्या सोल्यूशन है इस चीज का? इस चीज का जो क्योंकि मुझे पता है कि आप इस लाइन में जा रहे हो तो आपको इस बारे में ज्यादा नॉलेज होगी कि बिल्कुल बिल्कुल ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया। ओबीसी हो गया। तो ओबीसी में भी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है। अगर आपकी इनकम 8 लाख, अगर आपके पेरेंट्स की इनकम 8 लाख से ऊपर है तो आप ओबीसी में बाहर हो जाते हो। लेकिन लूप होल्स है ना हर जगह पर। वही अब मान लो मैं आईएएस हूं या मैं एचएस हूं, ठीक है, मैं ओबीसी में आता हूं, तो मैं क्या करूंगा, अपने बच्चे को अगर मुझे ओबीसी का रिजर्वेशन क्लेम करवाना है तो मैं रिजाइन कर सकता हूं। अगर मैं मतलब उस स्टेज पे हूं कि मैं रिजाइन कर दूं, या अगर मैं आईएएस नहीं भी हूं और मेरी इनकम लगभग 20 लाख रुपए है, ठीक है, और मेरे पास एसेट्स भी है 20 लाख की, तो मैं उन एसेट्स को अपने बच्चों को गिफ्ट डीड कर सकता हूं, मतलब गिफ्ट कर सकता हूं उनको, तो उससे वो सारी प्रॉपर्टी के मालिक मेरे बच्चे बन गए, मैं तो नहीं बना। तो ये भी एक बहुत बड़ा लूप होल है ओबीसी में। अब पेरेंट्स की इनकम काउंट होती है, बच्चों की इनकम काउंट नहीं होती है। नहीं होती है। तो ये तो आपने एक नया तरीका बता दिया जिन लोगों आजकल वैसे अभी एक बिल्कुल सुना है। कि वो तो एक उन्होंने सर्टिफिकेट बनाया था डिसेबिलिटी का, बिल्कुल, और उन्होंने रिजर्वेशन का ही सहारा लिया है उसमें आगे जाने का। रिजर्वेशन का भी बिल्कुल सहारा लिया है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत चीज है।
अब आप सिविल सर्विस को ज्वाइन कर रहे हैं और आप किस एम से ज्वाइन कर रहे हैं कि मैं सर्विस करूंगी नेशन की, सोसाइटी की। जबकि बोला तो ये भी जा रहा था कि उनका मेडिकल भी गलत था बोलते। ये मेडिकल बनाना आज के डेट में कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। नहीं, अगर जो- आप कोई अच्छा डॉक्टर पकड़ लो तो वो बना देगा। जैसे कि यूपीएससी का एक क्राइटेरिया होता है ना कि मेडिकल के लिए आएगा, उन्होंने वो गए भी नहीं और उनका मेडिकल हो गया, मतलब बोल रहे पास हैं। करवा दिया मतलब उनको। अब बड़े लेवल की जो चीजें हैं, अब इस पे हम कुछ बात नहीं करना चाहेंगे, लेकिन ये है कि अगर हम आप मानते हो कि यूपीएससी या एचएएस में धांधली होती है? ये सीधी सी बात। यूपीएससी या एचएस आप- में धांधली तो नहीं होती है, तो क्योंकि ये अभी देखा जा रहा है ना कि पूजा खेड़कर का जो ये मामला सामने आया है, इसमें सीधी सी बात पता चल रही है कि ये कहीं ना कहीं किसी की गलती तो है, ये बेसिकली हम और बोल ये सकते बड़े हैं कि लेवल पे गलती है। बड़े लेवल पे ये बहुत बड़ी गलती है। अब जो लोग, इतने लाखों लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए एक बहुत बड़ी डिमोटिवेशन है ये कि भाई यूपीएससी जैसी बड़ी संस्था अगर इस लेवल की गलतियां करेगी तो फिर जो छोटी स्टेट हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो वो भी कहीं ना कहीं इस चीज को लेके बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देगी, लेकिन यूपीएससी को ध्यान देना चाहिए। और ये जो डॉक्यूमेंट का ये था, तो ये मैं ये कहूंगा कि कई बार क्लैरिकल लेवल पर भी कुछ गलतियां हो जाती हैं, मतलब डॉक्यूमेंट एरर हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि ऑर्गेनाइजेशन का ये रोल रहता है कि वो इनको बहुत जल्दी रेक्टिफाई करें और जो भी इस तरह से गलत रिजर्वेशन लेके एंटर हुए हैं उन ऑफिसर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। तो जैसे कि आपने यूपीएससी में बोला, एनटीए भी काफी गलतियां कर चुका है। जैसे आप नीट का देख सकते हो, अभी ये काफी किस बहुत लेवल बड़ा की स्कैम गलती हो है? गया था। ये कहीं एक्चुअली ना कहीं माना जाएगा ना कि कहीं ना कहीं सरकार इससे जुड़ी हुई थी, या फिर जो उनके अपर हाई लेवल आप के देख सकते हैं ना अधिकारी थे वो उनसे जुड़े हुए थे, तभी इतनी बड़ी गलती। एक कोचिंग के 40 लोग एक साथ सेम नंबर सेम मार्क्स लेके आ रहे हैं। बिल्कुल, चलो ये तो नेशनल लेवल की बात है। अगर हम यहाँ पे अपना लोकल ही बात करें, हमीरपुर बोर्ड की बात कर लेते हैं, जी जी। तो हमीरपुर बोर्ड में SSC हमने में। देखा कि हाँ भाई जी। वहां पर पेपर बिक रहे थे। हाँ जी, मैंने खुद भी सेक्रेटरी का पेपर दिया था, क्लर्क का पेपर था, मैंने भी दिया था। मेरा टाइपिंग में भी नंबर आया था, पर टाइपिंग में मैं उसके मेरे बाद रोल 6 नंबर में नहीं आया है। था। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि वहां पर जब मैं एंटर हुआ और जब मैंने मार्क्स पूछे तो वहां पर बहुत ही एक्सट्रीम मार्क्स थे जो कि पॉसिबल ही नहीं है। और एक मैंने चीज ये देखी कि अब हम क्या देखते हैं, जैसे मैं 3 साल से अब मेंस लिख रहा हूँ, यहाँ पे टॉपर्स जनरली सेम रहते हैं। मुझे पता है कि हर तीसरे 3 साल में यही बंदा आएगा मेंस लिखने। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि पता है ना कि यार इस बंदे के अंदर कैलिबर है। तो अगर कोई और एग्जाम भी देगा, अब नायब तहसीलदार का देगा, तो उसके मेंस में भी वही बंदा आएगा देने, क्यों? क्योंकि उसमें सेम कैलिबर है। लेकिन हमीरपुर बोर्ड में जो टॉपर्स आते थे वो कभी भी कमीशन में एचपीपीएससी में टॉपर बने ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास ग्राउंड लेवल पे कुछ और ही काम चल रहा था। तो मैं ये क्या देख रहा हूँ कि ये जो चीजें हैं, जो स्कैम हो रहे हैं, तो इसके पीछे जो रूट कॉज है ये है जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्लरिकल लेवल पे या कोई ऑफिशियल मिलके जो ये काम कर रहे हैं। अब इसमें गवर्नमेंट को तो बिल्कुल जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, लेकिन ये कहना बहुत सही नहीं है कि गवर्नमेंट का इसमें डायरेक्ट रोल एज रहता है। एन ब्यूरोक्रेट आप क्या सोचते हो कि इसको आप कैसे ठीक कर सकते हो? एज अ ब्यूरोक्रेट मैं ये सोचूंगा कि अगर मैं कभी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में पोस्टेड होऊंगा कि जो एग्जामिनेशन है ना, उसमें जितनी ज्यादा डिस्क्रिपेंसी रखी जाए, पारदर्शिता रखी जाए, ट्रांसपेरेंसी रखी जाए, उतना ही बेस्ट होता है। क्योंकि हिमाचल जैसे राज्य में जहाँ पे बच्चे गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ही ज्यादा एनकरेज रहते हैं, सीरियस रहते हैं, इतने सारे बच्चे लाइब्रेरी में भरे हुए हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनके इमोशंस के साथ भी लोग खेल रहे हैं, ठीक है, इस तरह की चीजें करके। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर बच्चा अपनी मेरिट से सिलेक्ट नहीं हो रहा तो उसे खुद रियलाइज हो जाएगा। लेकिन अगर आप अनट्रांसपेरेंसी के तरीके से और गलत तरीके से बच्चों को एंटर करवाओगे तो कहीं ना कहीं उन बच्चों के मोराल में भी फर्क पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले तो ये इंश्योर करूंगा कि एग्जाम्स सही पैटर्न पे और सही तरीके से कंडक्ट करवाए जाएं और इसमें कोई भी मतलब धांधली के स्कोप ना रहे। तो सर आप ब्यूरोक्रेट क्यों बनना चाहते हैं? मतलब कोई पर्सनल तो स्कूल टाइम में तो मुझे ऐसे तो नहीं है कि आपको किसी लड़की ने छोड़ दिया और उसके बाद आपने सीधा ही बोला कि यूपीएससी या फिर एचएएस क्रैक करूंगा अब तो। यार एक्चुअली यार ऐसी चीजें हैं कि ये चीजें मूवी में ही अच्छी लगती है, रियल लाइफ में ऐसी चीजें होती नहीं है। एक्चुअल में रियल लाइफ में जिसका ब्रेकअप होगा वो पढ़ ही नहीं पाएगा। ये तो सही बात है। ठीक है, वो सीधा बंदा लगा देगा। वो सिर्फ एक ही बंदा वो सिर्फ एक ही बंदा कर पाया था और वो सत्तू था। हाँ जी, वो भी मूवी में ही हो पाया और वो भी मूवी में ही हो पाया। रियलिटी में बहुत टफ है। हाँ,
अगर आपके पास एक अच्छा लाइफ पार्टनर है तो आप क्रैक कर सकते हो। इसका बेस्ट एग्जांपल है 2018 का जो हमारे क्या बोलते हैं यूपीएससी के टॉपर है कनिष्क कटारिया। तो उनकी गर्लफ्रेंड थी, उन्होंने उसको मेंशन भी किया था। शी वाज इन जापान, वहां पे पोस्टेड थी, मे बी शी वाज एन इंजीनियर। तो उन्होंने बताया कि उनकी गर्लफ्रेंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा कि भाई जब मैं बिल्कुल अपने डाउन फेज पे होता था तो वो मुझे मोटिवेट करती थी कि नहीं तू कर सकता है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा पार्टनर भी आपकी जर्नी Help में कर सकता है। हेल्प कर सकता है। लेकिन जो ये ब्रेकअप वाला कॉन्सेप्ट है इसको मैं रियल लाइफ में फिजिबल नहीं मानता हूँ। जो सर एक मूवी भी आई थी 12th फेल, बिल्कुल, वो भी काफी तो उसमें भी ब्रेकअप नहीं हुआ है। हाँ, वही वो रियल स्टोरी है, वो तो उसमें ब्रेकअप नहीं हुआ है। और उसपे भी पार्टनर ने काफी ज्यादा बहुत ज्यादा हेल्प करी है। मतलब उसमें जो वो मैम है श्रद्धा मैम, तो वो पहले एसडीएम बन चुके थे। हाँ जी। और उस टाइम पर जो मनोज कुमार शर्मा, तो वो जो मनोज सर थे वो उस टाइम आटा चक्की चला रहे थे। और जब उनका इंटरव्यू जो हमने देखा भी है, तो जब वो इंटरव्यू देके बाहर भी आते हैं तो वो जो लेटर उन्होंने दिया होता है श्रद्धा मैम ने, तो उसमें लिखा होता है कि अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं भी होगा तब भी मैं तुमसे ही शादी करूंगी। तो मतलब इस लेवल की कमिटमेंट आज के टाइम पर ढूंढना तो एक मतलब ब्लेसिंग ही है। पानी में दिया ढूंढना है। पानी में दिया, बिल्कुल, ये तो सही बात तो सर आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? मतलब है। आपकी नहीं इसमें मैं शार्क टैंक की नमिता थापर को कोट करना चाहूंगा कि इसमें मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, सो आई एम आउट। सही बात है सर। आपने जैसे अभी स्टेट गवर्नमेंट की बात की, हाँ जी। तो आप जो अभी हाल ही में गवर्नमेंट बनी है, तो उनकी कोई अच्छी सी पॉलिसी और कोई बुरी सी पॉलिसी जो लोगों को पता नहीं चल रहा है, बट ऐसा है, कोई ऐसी पॉलिसी जो बहुत अच्छी है लोगों के लिए और कोई ऐसी पॉलिसी जो बहुत खराब है? क्योंकि आप एचएस की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता ही होगा कि आप एनालाइज करते होगे कि क्या चीज़ लोगों के लिए सही है, क्या चीज़ गलत है। लोगों को बताइए, इस बारे में अवेयर कराइए। बिल्कुल, अगर मैं पॉजिटिव्स की बात करूं तो एक स्कीम है जो रिसेंटली शुरू की है, 2021 में शुरू की है, सुखाश्रय योजना। तो उसमें क्या है, जो भी ऑर्फन्स हैं उन बच्चों के लिए 27 की एज तक, तो उनका सारा एक्सपेंसेस स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी, ठीक है, और उनकी पढ़ाई लिखाई का सब कुछ एक्सपेंस स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी। और जो ऑर्फन हुए थे बेसिकली कोविड की वजह से, उसमें कोविड का भी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो ये जो स्कीम है ये बहुत अच्छी है उन बच्चों के लिए जिनके जो अपने माँ बाप को खो चुके हैं लेकिन पढ़ाई करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आगे पहुंचना चाहते हैं। एक और स्कीम भी है, राजीव गांधी स्वरोजगार योजना, वो इसी बजट में निकाली है इन्होंने। तो इसमें क्या है कि ई टैक्सीज प्रोवाइड की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा 50% सब्सिडी के साथ। 50% जो बंदा उसमें ले रहा है तो वो लगाएगा और 50% गवर्नमेंट लगाएगी। और गवर्नमेंट ये भी इंश्योर कर रही है कि आपकी जो टैक्सीज है वो सरकारी महकमे में ही लगाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो बंदा है वो उसकी जो EMIs है तो वो भी उससे भर सकता है, क्योंकि उसकी एश्योरेंस भी गवर्नमेंट ही दे रही है। तो अब देखो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना तो मैं ये नहीं कहूंगा कि अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको एक स्टेज पर लगता है कि नहीं, मुझसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है, मैंने भी खुद के लिए अपनी एक टाइम लिमिट रखी है, अगर उस टाइम लिमिट में नहीं होगा तो आई विल लुक फॉर द अनदर ऑप्शन। तो इसी तरह से सबको इस चीज को ध्यान रखना चाहिए और मतलब एक बैकअप या कोई भी और काम करने में देरी नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। ये बहुत ही बढ़िया बोला आपने, क्योंकि ना आजकल बहुत ज्यादा एक तरफ ही चल जाते हैं, फिर उसके बाद सुसाइड कर लिया तो फिर कुछ ऐसा कर देते कि बिल्कुल पागल हो जाते, कोई अल्कोहलिक हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा केसेस देखे गए हैं। बिल्कुल। ऐसा लगता है ना लोगों कि अब तो हमसे कुछ नहीं हो सकता, घर वालों का आपने प्रेशर, पीयर प्रेशर, बहुत प्रेशर। खराब पॉलिसीज नहीं बताई। खराब पॉलिसीज में सबसे जो आजकल बहुत ही ज्यादा न्यूज में है वो है कि बच्चों के रिजल्ट रुके हुए हैं। हाँ, तो मतलब जो पुराने रिजल्ट्स भाई, हैं ये question। वो पिछली गवर्नमेंट से ही लटके हुए हैं। तो मैं तो यही चाहूंगा कि इस गवर्नमेंट को थोड़ा सा उस पर ध्यान देना सर, चाहिए। आपको नहीं लगता कि एंट्रेंस एग्जाम जो अभी होने थे वो अभी तक हुए नहीं है? सब इंस्पेक्टर ऐसे हाँ, वो जो तो जो आपका हमीरपुर बोर्ड बंद हुआ है तो वो अभी तक चालू नहीं हुआ है। ये एक दूसरा क्रिटिसिज्म है क्योंकि इस गवर्नमेंट का। दूसरा साल होने को आ गया पूरा कंप्लीट, बिल्कुल, और ये अभी तक उन्होंने किया नहीं है। ये अभी तक उन्होंने नहीं किया है। और तीसरी जो चीज है वो है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं है। ये जो हमारे ऑनरेबल सीएम है बहुत बार बोल चुके हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं है, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं बच्चों की एम्प्लॉयमेंट पे भी पड़ेगा। और अब हम ये भी यहाँ से लिंक कर सकते हैं कि जो नया आयोग है वो इसलिए भी नहीं बन रहा है क्योंकि अगर वो बनेगा तो बच्चों को एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी। अब एम्प्लॉयमेंट देने के लिए पैसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं दो चीजें डायरेक्टली लिंक भी हो सकती है। आपको नहीं लगता है कि अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे एग्जाम्स की अनाउंसमेंट कर दी है, बट उनके एग्जाम्स आए ही नहीं है या फिर अभी तक लगे ही नहीं है? तो इसका क्या कारण रहेगा? उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि सारे के सारे एग्जाम्स जो हैं वो कमीशन के पास दे दिए गए हैं
और कमीशन के पास अपने एग्जाम्स का ऑलरेडी वर्कलोड रहता ही है, जैसे उसे सबसे बड़ा एग्जाम एचएस करवाना ही होता है और वो उसे हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं। और दूसरा फिर इसमें प्रोसेस लंबा होता है, फिर इसके बाद मेंस करवाना होता है, ठीक है, उसके लिए एग्जाम बनाना, तो वो मतलब काफी बिजी रहता है इस प्रोसेस में। तो अब आप हमीरपुर बोर्ड के भी सारे एग्जाम अगर यहीं दे दोगे तो कहीं ना कहीं कमीशन के ऊपर लोड पड़ेगा, और वो स्केड्यूल है वो रिजर्व होते हैं, उसमें आपको सेंटर के स्केड्यूल भी देखना होता है कि सेंटर के एग्जाम्स हैं उस टाइम पे क्लैश करके एग्जाम्स नहीं करवा सकते। तो मतलब बहुत सारे रीजंस हैं, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी रोल रहता है कि गवर्नमेंट अगर पोस्ट पास नहीं कर रही है या गवर्नमेंट का भी थोड़ा सा ये नहीं है कि भाई हाँ आप ढीलापन कि भाई आप इसे जल्दी करवाएं, तो उसमें भी थोड़ा सा कमीशन का रोल रहता है। तो देखा जाता है अभी रिसेंटली बजट पास हुआ है सेंटर का, तो आपको नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही टैक्सेस वगैरह इम्पोज किए गए हैं नॉर्मल लोगों के ऊपर? टैक्स हमेशा आम आदमी ही देता है, ये तो दिखती सी बात है कि टैक्स हमेशा आम आदमी देता है, और मिडिल क्लास मेनली मिडिल क्लास, और असर भी उन्हीं की जेब पे पड़ता है। असर भी उन्हीं की जेब पे पड़ता है, महंगाई भी हमें ही फील होती है, ठीक है, और जो आपके पास टैक्सेस हैं वो भी हमें ही फील होते हैं, मतलब सब कुछ हमें ही फील होता है बेसिकली, क्योंकि हमारे पास जो इनकम है वो भी लिमिटेड है और जो हमारे खर्चे हैं वो तो अब डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी बजट पेश किया है तो उसमें कहीं ना कहीं टैक्स बर्डन तो इंक्रीज हुआ है, नो डाउट। तो इसका अब हो सकता है विद द टाइम कई बार गवर्नमेंट लेटर ऑन जब देखती है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है तो टैक्सेस को रिड्यूस भी कर देती है। रिसेंटली अभी गवर्नमेंट का एक झूठा वादा सामने आया है कि 125 यूनिट बिजली वो जो फ्री थी वो फ्री, उन्होंने कहा था कि उनको 300 यूनिट कर देंगे, बट गवर्नमेंट ने क्या किया कि वो जो 125 फ्री मिलती थी वो भी 0 पे कर दिया है। तो ये सही चीज है कि गलत चीज है? क्या आदमी जो कॉमन मैन को जो फ्री चीजें मिलती है वो चीज सही है या गलत है? मेनली इस चीज के लिए पूछ रहा हूँ। बिल्कुल, देखो अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मैं फ्री बीज के बिल्कुल सपोर्ट में नहीं हूं, क्योंकि अगर आपको चीजें फ्री में मिलने लग जाएंगी तो कहीं ना कहीं आप अपने पोटेंशियल को दबा दोगे, आप काम करना बंद कर दोगे, आलसी बन जाओगे इनडायरेक्टली। तो अब इसमें जैसे हम देखते हैं कई स्टेट्स में फ्री बीज का बहुत कल्चर है, तो उसमें क्या है कि वो इलेक्शन का वेट करते हैं और बाकी 5 साल वो खाली रहते हैं, और उससे कहीं ना कहीं फिर वो बोलते हैं कि भाई हम अनएम्प्लॉयड है। अगर आपको हर चीज का एक्सपेंस देना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं आप मेहनत करोगे, दिन रात आप मेहनत करोगे कि नहीं मुझे ये चीज करनी है। वो मेहनत पढ़ाई के केस में या एग्जाम्स क्रैक करने के केस में नहीं होती है, हर बंदा मेहनत करता है, कोई बिजनेसमैन है वो मेहनत करता है, आप पॉडकास्ट करवा रहे हैं आप भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, मतलब हर फील्ड में बंदा मेहनत करता है। एक आखिरी क्वेश्चन इस फील्ड से, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो हमारी स्टेट में लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे स्टेट में अभी, क्योंकि जो हमारा स्टेट है अभी हिंदू मेजॉरिटी स्टेट है, तो बेसिकली यहाँ पर तो इतना बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, नेसेसरी नहीं है, बट हाँ ये है कि मतलब इस टाइम लग सकता है ये सेंटर में अगर पास हो जाए तो लग सकता है, स्टेट में तो ये लग सकता है कि नहीं, क्योंकि सेंटर में तो होने से रहा, सेंटर में तो नहीं हो रहा है, बट ये कि अभी स्टार्टिंग में जहां जहां पर भी बीजेपी गवर्नमेंट है वो एक टेस्ट ट्रायल कर रही है, जैसे उत्तराखंड में हो चुका है ना, फिर छत्तीसगढ़ में भी इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो हिमाचल में भी कांग्रेस की बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो पता नहीं अभी इम्प्लीमेंट हो ना हो। क्या आप इसका सपोर्ट करते हो? यूनिफॉर्म सिविल कोड अच्छी चीज है, मतलब यहाँ पे सभी के लिए यूनिफॉर्मिटी है, मतलब सभी के लिए एक लॉ है, मतलब ऐसा नहीं है कि यार आप किसी भी रिलीजन से हैं, ठीक है, तो आप अलग तरह से गवर्न किए जाएंगे, ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अच्छी चीज है, ठीक है। आपकी फैमिली प्लानिंग क्या होगी, ठीक है, आप के ऊपर सिविल राइट या क्रिमिनल जो आपके राइट्स ये है क्या बोलते हैं आपके प्रोसीडिंग्स है वो कैसे होंगी, ठीक है, हर चीज मतलब आप यहाँ पे इक्वेट हो जाएंगे। जैसे हम देखते हैं कि हिंदूज में जो है आपका लड़का और लड़की दोनों को प्रॉपर्टी राइट जाता है, जबकि मुस्लिम में ऐसा नहीं होता है। तो वहां पर भी कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आया तो उसमें ये चीजें भी होंगी कि भाई हर रिलीजन में जो लड़का है चाहे लड़की है दोनों को प्रॉपर्टी राइट्स होने चाहिए। तो देखा जाता है जो अभी रिसेंटली 2 साल पहले जो एक नया वो निकाला था इन लोगों ने कि अग्निवीर योजना स्टार्ट करेंगे, आपको क्या लगता है ये सही चीज है? अग्निवीर मुझे अभी भी चल रही है अग्निवीर, मतलब अभी भी अब इन्होंने 7 साल कर दिया है, 4 से 7 साल कर दिया है। अग्निवीर मुझे अच्छी भी लगती है और मतलब कहीं ना कहीं अच्छी नहीं भी लगती है। गवर्नमेंट अपना बर्डन हटा रही है। अच्छी मुझे इसलिए लगती है कि कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि जो बड़ी कंट्रीज है, डेवलप कंट्रीज है, चाइना होगी, यूएसए होगी, इजराइल होगी, यहाँ पर क्या है कि ऐसा कल्चर है कि आपको मिलिट्री में सर्विस देनी ही पड़ती है। तो इंडिया में अगर ऐसा हो जाए कि हर बंदा, अब मान लो हम सारे अग्निवीर होते हैं, हमने 4 साल की सर्विस कर ली, फिर हम वापस आ गए, तो कहीं ना कहीं हमारी एक पर्सनैलिटी अलग ही होती है,
बाकियों से हमारी बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। अब हम यहाँ आके हमें जो भी 20-22 लाख रुपए मिल रहा है, ठीक है, तो उससे हम अपना कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। 20-22 साल की एज में अगर आपके पास 20-22 लाख रुपए हैं, तो आप एक बहुत अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। चलो वो जो 25% बंदे हैं जो आगे सिलेक्ट हो गए, तो वो तो चलो सर्विस करेंगे, बट जो 75% बंदे बाहर हो गए, ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। अब एक्चुअल में पता क्या था, मैंने भी अपने टाइम में आर्मी की भर्ती दी है, हाँ जी। ठीक है। तो अगर किसी ने भी दी है तो वो बिल्कुल रिलेट कर पाएगा कि जो आर्मी के बंदे हैं वो शुरू के सिर्फ 10 ही बंदे लेते हैं, हाँ, शुरू के 10 ही बंदे लेते 10 ही बंदे लेते हैं। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए ना, जो अग्निवीर योजना है, तो उसमें जो 25% बंदे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं ना, एक्चुअल में वो वही बंदे कंटिन्यू कर रहे हैं जो शुरू के 10 बंदे 10 हैं। बंदे अदरवाइज जो बाकी उन्होंने एक्स्ट्रा बंदे थे ना, सब उनकी तो कभी सिलेक्शन होनी नहीं थी। होनी नहीं थी, वो तो फिर बट भी ये है कि चले गए। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है कि 20-22 या 25 बंदों को सिलेक्ट कर रही है अग्निवीर के और अंदर, लोग इसको समझ नहीं रहे और लोग इसको समझ नहीं रहे हैं। एक्चुअल में वो बंदे कभी सिलेक्ट होने ही नहीं होनी थे। है। तो ये चीजें भी हैं, ये मेरे को अच्छी चीज लगती है इसकी कि भाई एक्सपोजर मिल रहा है बच्चों को, कि भाई वो वहां जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई क्या बोलते हैं, अग्निवीर को, अगर कोई अग्निवीर क्या बोलते हैं हमारा शहीद होता है, तो उसे गवर्नमेंट 1 करोड़ रुपीस भी देती है, और बाकी शहीद का दर्जा भी मिलता है, ऐसा नहीं है, ठीक इसके है। कोई मतलब प्रॉपर ड्रॉबैक्स ड्रॉबैक्स यही है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये है कि जॉब सिक्योरिटी जो जॉब सिक्योरिटी नहीं है। मतलब जैसे हिमाचल का हम देखते हैं, हिमाचल की बहुत बड़ा यूथ है जो आपका इंडियन आर्मी में सर्व कर रहा है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं एक गरीब तबके का बच्चा यही देखता है कि यार मैं आर्मी में जाऊंगा तो मेरी लाइफ सिक्योर हो जाएगी। मतलब वो ये नहीं देखता कि भाई मेरी जान जाएगी या नहीं जाएगी, ठीक है। वो बस ये देखता है कि मेरी फैमिली सिक्योर हो जाएगी। अक्सर आजकल न्यूज़ वायरल हो रही है ना काफ़ी कि नेपाली जो गोरखा बटालियन में आते थे, उन्होंने अग्निवीर के चक्कर में वो छोड़ दिया है और अ, चाइना की फोर्सेस में या फिर रशिया की फोर्सेस में ज्वाइन कर रही है। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में? कुछ नॉलेज है आपको इसके बारे में? बिल्कुल, देखो जो गुरखाज है, गुरखाज के लिए जो हमारे जनरल रहे हैं सैम बहादुर मानेकशॉ, जिनके ऊपर अभी रिसेंटली मूवी भी आई है, बनी थी। तो उनकी एक बहुत ही फेमस लाइन है कि भाई इफ समवन इज सेइंग दैट आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, ईदर ही इज लाइंग और ही इज गुरखा। गोरखा। कि भाई या तो वो झूठ बोल रहा बोल है रहा है, या फिर वो गुरखा है। तो मतलब, और हिटलर ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली है कि अगर मेरे पास गुरखा बटालियन होगी तो ऐसी कोई आर्मी नहीं जिसको मैं हरा नहीं हरा सकता। नहीं सकता। तो गुरखास के पास भले ही हाइट ये नहीं है, drawback लेकिन नहीं है। उनके पास टैक्टिक्स है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अग्निवीर कहीं ना कहीं, गुरखास अगर अग्निवीर से खुश नहीं है, नहीं है। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट है उसे सोचना चाहिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हो रहा है ना काफी कि बड़ा लॉस हो जाएगा, क्योंकि इनकी जो रेजिमेंट है, गुरखा रेजिमेंट है, वो बिल्कुल। काफी पावरफुल मानी जाती है। नहीं देखो, इनके पास भले ही, मैं वही बोल रहा हूँ कि हाइट नहीं है, लेकिन इनके पास जो वॉर टैक्टिक्स है ना, जो इनके ब्लड में है, जो इनके ब्लड में वॉर टैक्टिक्स है, जो बहादुरी इनके ब्लड में है, तो मैं वो मानता हूँ कि वो इंडियन आर्मी के लिए बहुत बड़ा लॉस है। जैसे कि आपने वॉर की बात की, तो हमारे आसपास अरेबियन सी में और इज़राइल में और रशिया में वॉर्स चली हुई है। बिल्कुल। तो इसके पीछे क्या कारण है? मेन कारण क्या है? वॉर्स के पीछे मेन कारण तो देखो, हर कंट्री की खुद की पर्सनल ईगो भी होती है। अब इसराइल पे वो अटैक होता है ना हुआ, कि पर्सनल ईगो के चक्कर में जो कॉमन पीपल है, कॉमन वो तो मर रहे उसके हैं। बारे में कोई भी कोई सोच कंट्री सकता या है। कोई भी बड़े लीडर्स इतना ज्यादा सोचते नहीं है, कॉमन मासेस। यूक्रेन में इतने लोग मर रहे हैं, ठीक है। अब रशिया उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग में वो चलो बड़ी सिटीज को अटैक नहीं कर रहा था, बट अब वो बड़ी सिटीज को भी अटैक कर रहा है। अटैक क्यों? करा। अभी क्योंकि न्यूज़ आई थी ना, वायरल हुई थी कि हॉस्पिटल में अटैक किया था जब मोदी जी रशिया ट्रैवल कर रहे थे। बिल्कुल। तो ये बहुत ही बुरी चीज है बुरी कि चीज़ इस है। तरह से सिविलियंस को टारगेट करना, जबकि कहीं ना कहीं जो यूक्रेनियंस हैं वो रशिया का ही पार्ट थे, हाँ जी। ठीक है। वो तो वो तो पुराने अपने टाइम ही में रशिया लोगों के को पार्ट मार थे, रहे हैं। अपने ही लोगों को मार रहे हैं। और यूक्रेन में लगभग 28% लोग रशिया के ही है। तो ये मतलब बहुत ही सोचने वाली चीजें हैं लीडर्स के लिए भी कि वॉर कभी भी सॉल्यूशन नहीं है। इंडिया कभी भी सपोर्ट नहीं करता है वॉर्स का। इंडिया हमेशा डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करता है कि भाई न्यूट्रल आपस रहता है। में, बिल्कुल न्यूट्रल न्यूट्रल अप्रोच है। रहता है, न्यूट्रल अप्रोच रखता है, और हमेशा बोलता है कि बातचीत से मामला सुलझा दो, ठीक है। तो इसमें यूक्रेन की नाटो किस तरह से हेल्प कर रहा है? एक्चुअल में स्टार्ट तो नाटो से ही हुआ था कि नाटो की वजह से ही हुआ है। नाटो की मेंबरशिप यूक्रेन लेना चाह रहा था, लेकिन रशिया इस बात को बिल्कुल नहीं मान रहा था कि भाई मेरी एक नेबरिंग कंट्री नाटो की मेंबर बन जाए। एक्चुअल में नाटो, उनकी सिक्योरिटी को खतरा है। बिल्कुल, नाटो बनाया इसलिए था कि भाई रशिया को काउंटर करने के लिए। उस टाइम पर तो यूएसएसआर था, तो उसको काउंटर करने के लिए बनाया था। तो कहीं ना कहीं रशिया बिल्कुल नाटो को पसंद नहीं करता है, और ये तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा कि मेरी एक नेबरिंग कंट्री नाटो की जो कि मेंबर हो, मेरा ही पार्ट थी। जो कि मेरा ही पार्ट थी। दैट्स व्हाई हम देखते हैं कि बेलारूस बिल्कुल बॉर्डरिंग कंट्री है रशिया की, लेकिन बिल्कुल रशिया के साथ अलाइन Align होकर चलती रहती है।
बिल्कुल रशिया का यूक्रेन में अटैक करना था तो बेलारूस में उन्होंने अपने वेपन्स रख दिए। तो हम ये देखते हैं कि भाई पड़ोसी का साथ देना थोड़ा कहीं ना कहीं जरूरी है। ये पड़ोसी ठीक रहेंगे तो रिलेशंस environment बनाना ठीक जरूरी रहेगा। बिल्कुल हम इंडिया में भी देखते हैं, जैसे इंडिया के पड़ोसी पाकिस्तान टर्बुलेंस रहता है हमेशा, ठीक है। चाइना श्रीलंका में- देख लो, श्रीलंका में क्राइसिस आ गया है, अब न्यूट्रल है। इंडिया को वहां पर ग्रांट्स देके उसे रिवाइव करना पड़ रहा है, ठीक है। म्यांमार में मिलिट्री coup लग चुका है तो वहां पर भी अब मिलिट्री शासन चला है। चाइना के साथ भी हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स चले रहते हैं, ठीक है। नेपाल अब प्रो चाइना धीरे धीरे होता जा इस रहा है। बार तो वहाँ के जो पीएम है वो भी ज्यादा चाइना हाँ प्रो चाइना है बिल्कुल, केपी ओली। तो वही अभी उन्होंने जिन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि भाई जो आपका अयोध्या है वो नेपाल में है। और राम नेपाल में पैदा हाँ हुए राम थे। नेपाल में पैदा हुए थे, बिल्कुल। तो वही ये मतलब कहीं ना कहीं इंडिया इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है कि अपने नेबर्स के साथ रिलेशन बनाने बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके वेस्ट के साथ या ईस्ट के साथ रिलेशन हो चाहे ना हो, लेकिन अपने नेबर्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशन वैसे देखा जा रहा है ना कि इंडिया ना ज्यादातर अपने नेबर से दूर होता जा रहा है और यूएस के साथ होता जा रहा है। जब से वो यूएस के साथ हुआ है अपने नेबर्स को उसने थोड़ा सा वो कर दिया है। मतलब ऐसा भी नहीं कह सकते, बट ये है कि हाँ थोड़ी सी इसके पीछे एक नाराज रीजन है। ये भी रहा है कि भाई जैसे रशिया पे बहुत ज्यादा सैंक्शंस लग चुके हैं, तो रशिया के पास दो ही मार्केट बची है, एक चाइना और एक इंडिया। तो चाइना जबकि क्योंकि रशिया तो नजदीक है, इंपोर्ट करते हैं, चाइना नजदीक है इंपोर्ट रशिया के करता साथ, ही नहीं है इंडिया का कुछ भी। बिल्कुल चाइना रशिया के साथ बिल्कुल नजदीक है, तो कहीं ना कहीं उनके इकोनॉमिक टाइज बहुत बेटर होते जा रहे हैं। हम रशिया से दूर है, दूर है। वी शेयर अ गुड पॉलिटिकल रिलेशंस विद रशिया बट नॉट गुड इकोनॉमिक रिलेशंस। तो अगर इकोनॉमिक रिलेशंस आपके अच्छे नहीं है तो कहीं ना कहीं अब रशिया भी सोचेगा ना कि यार चाइना इतना माल कर रहा है। परचेज कर रहा है, ठीक है, मेरी इकोनॉमी को इतना हेल्प कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं प्रो चाइना धीरे धीरे हमें देखने को मिल रहा है रशिया का स्टांस। तो अगर रशिया का स्टांस प्रो चाइना रहेगा तो हमें भी कहीं ना कहीं यूएस की तरफ इंक्लाइन होना पड़ेगा, मतलब चीजों को बैलेंस करने के लिए। यूएस का वैसे हिस्ट्री रही है ना कि वो अपने ही दोस्तों को पीठ बिल्कुल पे वो तो है। तो अब आपको पता है इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर है, तो वो बिल्कुल नपी तुली बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब सीधी सी बात है, उस लेवल पर जो बंदे बैठे हैं वो हमारे से ज्यादा पहुंचते आजकल हैं। यूएसए की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही है ना कि जब से मोदी जी रशिया गए हैं तो स्टेटमेंट्स आ रही है कि अगर इंडिया वॉर से दूर नहीं है तो इसके पीछे क्या कारण है? क्या वो यूएस हमें धमका रहा है इंडिया को? इंडिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाता है जस्ट, ठीक है। जब हमने रशिया से ऑयल परचेज किया था तो उस टाइम पर भी हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट किया गया था, लेकिन उस टाइम पर एस जयशंकर ने एक ही बात बोली कि जितना हम तेल एक महीने में ले रहे हैं उतना यूरोप एक दिन में ले रहा है, तो पहले आप अपना ऑयल बंद कीजिए फिर हमें ज्ञान दीजिए। अभी यूएस ने भी तो इंपोर्ट करवाया था रशिया से ऑयल। अभी न्यूज़ पहले 1 महीने पहले की न्यूज़ है कि उन्होंने जिस टाइम यूरोप को मना कर रहा था उस टाइम वो खुद ऑयल इंपोर्ट कर रहा था रशिया से। एक्चुअल में हर कंट्री अपनी नीड्स को सबसे प्रायोरिटी पे रखती है, तो इसमें इंडिया ने भी सेम बात बोली जब हमने जियो oil पॉलिटिक्स में बिल्कुल मतलबी दोस्त होते हैं सारे। बिल्कुल मतलबी दोस्त होते हैं। देखो विद द टाइम दोस्त बदल जाते हैं, ठीक है, वो हमारी रियल लाइफ में भी बदलते हैं, ठीक है। कभी जो हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हुआ करते थे वो आज नहीं है हमारे साथ, उनमें से कुछ ही है, ठीक है। जब हम कॉलेज में आते हैं फिर हमारे नए फ्रेंड्स बनते हैं। इसी तरह से जियो पॉलिटिक्स भी इस तरह ही चलती है, जिनके साथ हमारे बेटर रिलेशंस बन रहे हैं वो हमारे नए दोस्त हैं, जिनके साथ बिगड़ रहे हैं फिर वो खत्म होते जा रहे हैं। तो सर हाल ही में वायरल हो रही है राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट कि हिंदू हिंसक है। उन्होंने पार्लियामेंट में सबके सामने कहा और मोदी जी ने मना किया कि ये बहुत ही बड़ी बात बोल दी है आपने कि हिंदू हिंसक है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी है कि हिंदू एज एन हिंसक है। हिंदू मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे भी बट बिल्कुल। उन्होंने कहा कि बीजेपी मेनली बीजेपी के लिए कहा। तो इसके बारे में आप क्या कहना लेकिन इसका चाहेंगे? इशू मतलब पूरे हिंदू के लिए लिया गया। हाँ एक्चुअली क्योंकि जैसे कि बीजेपी को आजकल पोर्ट्रे भी किया जाता है एज अ हिंदू पार्टी, तो कहीं ना कहीं अगर मान लो मुझे बीजेपी को भी गाली देनी तो कहीं ना कहीं उसमें बीच में हिंदू इंक्लूड हो ही जाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं एजेंडा रहता ही है। और दूसरी चीज ये है कि हिंदू हिंसक है, इसकी हिस्ट्री क्या है, या हिंदू हिंसक नहीं है इसकी हिस्ट्री क्या है। अगर हम हिंसक होते तो हमारे ऊपर अटैक्स नहीं होते, हम बाहर अटैक्स करने जाते अगर हम हिंसक होते। देखा जाता ना कि हिस्ट्री में बहुत ज्यादा देखा जाता है कि आपने अपने लिए डिफेंस के लिए वेपन्स उठाए हैं, ऐसे कभी किसी पर अटैक नहीं किया है। तो आप इस बारे में बताना चाहेंगे कि हिंदू हिंसक है कि नहीं है? बिल्कुल, मेरा तो हिस्ट्री ऑप्शनल है, हाँ, तो मैं तो बहुत अच्छे से मैंने भी रखा था बिल्कुल। बट मेरा क्लियर नहीं हुआ है। बट मैंने देखो हिस्ट्री पढ़ी है बहुत अच्छे से, तो कहीं ना कहीं भी ऐसा एविडेंस नहीं मिलता है कि जो हिंदू है
उसने फर्स्ट इनिशिएट किया है। तो अब जैसे हम कलिंग वॉर के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है, कलिंग वॉर के बारे में पढ़ते हैं, हम आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी में भी ये बताया जाता है कि वो आर्यन इंडिया बाहर आए, से आए थे, इंडिया आए, और यहाँ पर उन्होंने जो नॉर्थ में लोग रहते थे उन्हें साउथ की तरफ धकेल दिया और फिर वो सोसाइटी में मिक्स हो गए। तो ये हमें बताया जाता है, जबकि इस थ्योरी की भी बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन होती है और हिस्टोरियंस उसे सही नहीं मानते। अभी रिसेंटली राखी गढ़ी में एक 7000 साल पुराना फॉसिल मिला है, 7000 साल पुराना। और तो उसमें हमारी बता जो रहे कि रेडिएशन है। बिल्कुल, और जो हमारी आईवीसी है, इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, वो 5000 साल पुरानी है। इसका मतलब कि हमारी सिविलाइजेशन 7000 साल पुरानी हो जाएगी अगर वो फॉसिल जो है वो प्रॉपरली एग्जामिन हो जाए। तो मतलब पूरी हिस्ट्री चेंज हो जाएगी। हिस्ट्री में देखा जाता है ना सर, जैसे हमारा इंडियन का जो एजुकेशनल ये है कि ज़्यादातर इनको हमारे मतलब इंडियन हिंदू गॉड्स वगैरह को ज़्यादा पोर्ट्रे नहीं करते। ज़्यादा यही है कि इसमें मुगल्स वगैरह बाहर के जितने भी इन्वेडर्स वगैरह थे इनके बारे में पढ़ाया जाता है। इससे बच्चों पे भी काफ़ी फर्क पड़ता है क्योंकि उन्हें अपनी हिस्ट्री का कोई पता नहीं है, जबकि उनको पढ़ाया जा रहा है कि मुगल्स आए थे, ये अभी डच आए 2-3 थे। मंथ पहले हुआ नहीं था कि बीजेपी एजेंडा करी थी कि हमने सिलेबस चेंज कर दिया, सिलेबस या चेंज फिर करवाया। कांग्रेस एजेंडा करी थी कि बीजेपी ने सिलेबस चेंज कर दिया, अपने हिसाब से मोल्ड किया है। तो बिल्कुल। वो चीज़ उन्होंने क्या क्या सिलेबस में ऐसी कौन सी चेंजेस लाया कि जिससे सिलेबस में थोड़ा सा फर्क पड़ता हो? एक्चुअली जो 6th 7th और 8th 9th 10th की एनसीईआरटीज हैं, तो उसमें मुगल्स के बारे में हर क्लास में ही मेंशन है ऑलमोस्ट। बहुत ज़्यादा तो मेंशन बहुत बहुत ज्यादा मेंशन है। मैं ये देखता हूँ कि शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा जो प्रताप, इंडियन जो इंडियन रूलर्स है ना, तो इनके बारे में सिर्फ एक लाइन है। एक हमारे पास साउथ में किंगडम रहा है, चोल साम्राज्य, चोला साम्राज्य। जिन्होंने साउथ ईस्ट एशिया तक कॉन्कर किया है। हाँ, उसके आज बारे के में हम देखते हैं कि कंबोडिया में अंगोर वॉट टेम्पल है, वो कैसे आ गया वहां पर? वो लॉर्ड विष्णु का टेम्पल है और उसे भी रिसेंटली 8th वंडर का स्टेटस भी मिल गया है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं जो चोलाज है तो उनका इन्फ्लुएंस रहा वहां तक, और उन्होंने वहां के राजाओं को के अंदर भी जो हिंदू का कल्चर है वो इम्बाइब करवाया। ठीक है, लेकिन उनके बारे में कितनी लाइन है? सिर्फ 2 लाइन है। वैसे हिस्ट्री में ये भी आता मेंशन होता है ना कि जो साउथ इंडियंस राजा थे उन्होंने कभी नॉर्थ इंडिया की साइड कभी अटैक वगैरह भी नहीं किया। जब भी गए मुगल नीचे को अटैक करने गए साउथ साइड। तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे एक रीजन ये भी था कि जैसे नीचे हम देखते हैं पेनिनसुलर इंडिया है सारा का सारा, ठीक है, वाटर के साथ है, तो कहीं ना कहीं वो वाटर के साथ बहुत ज्यादा फेमिलियर है। तो उन लोगों ने वाटर की ही क्या बोलते हैं जो आपकी वॉयज है वो शुरू कर दी। तो वाटर से क्या बोलते हैं कहीं ना कहीं जाके एक्सपेंड कर ढूंढ लिया किसी को, तो श्रीलंका पहुंच गए, श्रीलंका कॉन्कर कर लिया। ठीक है, फिर इस तरह से साउथ ईस्ट एशिया पहुंच गए। ऐसा नहीं है कि वो नॉर्थ में नहीं आना चाहे, नॉर्थ में आए, लेकिन उस टाइम पर नॉर्थ में कुछ पावरफुल डायनेस्टीज थी जिनके साथ वो कम्पीट नहीं कर पाए, तो उन्होंने उस आइडिया को फिर वो ड्रॉप कर दिया। जैसे हम देखते हैं कि चोलास के टाइम पर राष्ट्रकूट थे, तो राष्ट्रकूट पावरफुल डायनेस्टी थी, तो उनके साथ चोलास की कॉन्टिन्यूस बैटल्स थी, तो वो वहां पे राष्ट्रकूटों को कंप्लीटली डिफीट नहीं कर पाए, तो दैट्स व्हाई दे ड्रॉप द आइडिया। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे आपका क्या कहना है? इंडियन एजुकेशन सिस्टम में मतलब बहुत सारी कमियां हैं जिसे हमें एड्रेस करना जैसे आप चाहिए। जुड़े हुए हो ना जुड़े इससे हुए, आप कि इसी आपको चीज़ में। तो मेन रीजन भी पता होगा कि अंदर तक पता होगा, अंदर की बात भी पता होगी कि क्या बिल्कुल। चीज सही है इसमें, क्या चीज गलत है। कुछ तो लूप होल्स भी है। सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो बच्चों को जॉब सीकर बनाने की जो ये मेंटेलिटी है, सबसे पहले तो इसे हटाना चाहिए। मतलब जॉब सीकर नहीं बनना है, आजकल जॉब गिवर बनना एजुकेशन है। इंस्टीट्यूट भी तो इसी तरह से बुला रहे हैं ना कि इतने लाख का पैकेज मिल जाएगा, इतना बिल्कुल हो बिल्कुल। जाएगा, तो आओ हमारे इंस्टीट्यूट में। बिल्कुल, देखो वो मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन वो सबको नहीं मिलेगा ना। अगर मतलब सभी लोग आईएएस बन जाएंगे तो फिर बाकी काम कौन करेगा? तो मतलब मैं ये चीजें देख रहा हूँ कि, और हम ये भी देख रहे हैं, अब देखो बड़े बड़े जो आईआईटी से बच्चे पढ़ते हैं वो आईएएस का एग्जाम क्रैक करते हैं, ठीक है, जबकि उनके ऊपर हम ही जो टैक्स पेयर्स हैं, हमारा ही पैसा खर्च हुआ है उसे इंजीनियर बनाने के लिए, और वो इंजीनियर की फील्ड छोड़ के आईएएस चूज कर रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत है, बट मैं ये बोलूंगा कि कहीं ना कहीं उसे अपनी फील्ड में काम करना चाहिए। अब मैं हूं तो मेरे पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है। अगर मेरे पास प्रोफेशनल डिग्री होती, मान लो मैंने लॉ की होती, ठीक है, मैंने बीटेक की होती, तो शायद मेरे पास एक स्किल होती। लॉ की होती तो मैं कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता हूँ, और अगर मैंने बीटेक की होती, कंप्यूटर साइंस में की होती, किसी में की, तो मैं उस पर्टिकुलर प्रोफेशन को परस्यू कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास तो अब गवर्नमेंट जॉब के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आपने प्रोफेशनल डिग्री की है तो कहीं ना कहीं आप उसमें आगे क्यों नहीं जा रहे हो, और वो भी आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट से, जहां पर आपके पास
लैक्स ऑफ रुपीज खर्च होता है आपके ऊपर, आपकी एजुकेशन पे, आपको एक बेटर इंजीनियर बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि जो एक्चुअल में स्किल्ड लोग हैं वो स्विच कर रहे हैं अपने इसको करियर्स को। ये इसका रीजन ये भी तो हो सकता है कि वो अपने करियर के लिए पहले ज्यादा तैयार नहीं थे तैयार नहीं थे, और बस कर लिया और पहुंच गए वहां पर, और बाद में उन्हें पता चला क्लियर नहीं थे, एक तरह से देखा जाएगा ना कि क्लियर बिल्कुल। नहीं तभी मैं बोल रहा हूँ कि ये बुरी चीज नहीं है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना, क्योंकि हो सकता है किसी को बाद में रियलाइज हो रियलाइज कि यार मुझे तो ब्यूरोक्रेट बनना था, मैं तो गलत आ गया इंजीनियरिंग में, तो वो किसी को बाद में रियलाइज हो सकता है, बिल्कुल। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि मेजोरिटी में आना सही नहीं है। अगर मेजोरिटी में लगता आना, कि गवर्नमेंट को स्कूल में ही कुछ ऐसे कैंपेन चलाने चाहिए कि जिससे अपना एक एम क्लियर रहे, कि विजन क्लियर रहे कि मैंने यही करना है। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वोकेशनल ट्रेनिंग का हाँ जी। एक ये रखा है इन्होंने, प्रावधान रखा है। अभी है तो वोकेशनल ट्रेनिंग अच्छी चीज है अगर बचपन से ही बच्चों के अंदर ये चीज डाल दे। अब मान लो हम क्या देखते हैं कि +1 +2 में हमारे अंदर डिवाइड आता है कि ये बंदा आर्ट्स का है, ये मेडिकल है, ये नॉन मेडिकल है। मतलब मेडिकल नॉन मेडिकल वाले अपने आप को सुप्रीम समझते हैं, आर्ट्स कॉमर्स को वो थोड़ा क्या बोलते हैं अपने से इंफीरियर समझते हैं। तो ये डिवाइड डेवलप हो जाता है, फिर हम बाद में कॉलेजेस में पहुंचते हैं, फिर और डिवाइड। तो सर जैसे कि आजकल बहुत बहुत वायरल टॉपिक चल रहा है और जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग भी रहता है, फेमिनिज्म। तो आपका कुछ इस पे कोई कहना, कुछ शब्द? फेमिनिज्म बहुत ही ज्यादा मिस इंटरप्रेट किया जाता है आज के मॉडर्न टाइम में, मिसयूज भी किया जाता है डेफिनेटली। इसमें देखो, फेमिनिज्म जस्ट अगर हम कहना चाहें तो सिंपल यही है कि भाई जो वुमेन राइट्स हैं उनके बारे में बात की जाए, ठीक है, और जो जेंडर इक्वालिटी है उसको अचीव करना है, ठीक है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो अपोजिट जेंडर है उसके राइट्स दब ना जाएं। अगर एक जेंडर को उठाना है तो दूसरे जेंडर का भी हमें ध्यान रखना है। अब इसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव कॉनोटेशन कैसे देख सकते हैं? अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो जैसे हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में वुमेन्स आगे आ रही हैं, ठीक है, मतलब अलाउ कर रहे हैं। जैसे अभी आप देखो एनडीए में वुमेन्स की एंट्री कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने कर दी, जबकि वहां पर अभी तक मेन की एंट्री हो रही थी। तो मतलब जेंडर इक्वालिटी हो गई, ठीक है, वहां पर भी वुमेन की एंट्री होगी, तो पॉजिटिव एंट्री, मतलब हम पॉजिटिव कदम उठा रहे हैं। वुमेन्स के लिए मतलब स्पेशल बजट आता है, उसको जेंडर बजटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी मतलब अच्छा स्टेप है कि भाई वुमेन्स को और क्या बोलते हैं चिल्ड्रंस के लिए अलग से हम काम करते हैं, तो पॉजिटिव काम भी हो रहे हैं। लेकिन इसी में कुछ नेगेटिव क्या बोलते हैं जो आपके वोक एक्टिविस्ट कहेंगे उनको, ठीक है, तो वो भी काम करते हैं कहीं ना कहीं। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जो सबरीमाला टेम्पल केस है। तो उस टेम्पल में उस केस में क्या हुआ था कि भाई वुमेन्स की एंट्री नहीं होती है उस टेम्पल में। वहां पे जो टेम्पल है वो है लॉर्ड अयप्पा का। तो वहां पर केरला में लगभग 20,000 मंदिर हैं उनके, बस वो एक ही मंदिर है जहां पे वुमेन्स की एंट्री नहीं है, ठीक है। तो उसके पीछे रीजन है कि भाई जो वो लॉर्ड अयप्पा जो डेटी है वो वहां पे रिसाइड करते हैं उस मंदिर में। तो उन्होंने बोला है कि भाई मेरे को नहीं चाहिए, और वो वहां पे नैस्तिक ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, उसमें तो वुमेन की उनको प्रेजेंस भी नहीं चाहिए, तो इसलिए वहां पे मना किया वुमेन की एंट्री के लिए। अब ये मुद्दा जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में 5 जज की बेंच बैठती है, तो मुद्दा 4-1 से डिसाइड होता है कि वुमेन्स की एंट्री को अलाउ करो। अब हमें यहाँ पे क्या समझना है कि पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट में एक जज जिसने मना किया कि वुमेन में क्या बोलते मंदिर में वुमेन की एंट्री मना करो, वो एक फीमेल जज थी, जस्टिस बेला त्रिवेदी। तो मतलब एक फीमेल जज ने खुद मना किया, और उनका कहना था इस पे कि भाई व्हेन यू गो इनसाइड द टेंपल यू हैव टू पुट रैशनैलिटी आउटसाइड द टेंपल विद योर शूज। कि आप जब जूते उतारते ना तो उसके साथ जो आपकी तर्क संगीता है ना कि रैशनैलिटी की, नहीं यहाँ पूजा दिन में क्यों होती है, रात में क्यों नहीं होती, ये देवता इतने अंदर क्यों है, बाहर क्यों नहीं है, जो चीजें हैं, तो ये मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने पॉइंट आउट की कि भी हमें इन चीजों को ज्यादा मंदिरों में नहीं देखना चाहिए। तो वहां पर हम देखते हैं कितने सारे एक्टिविस्ट आए थे, ठीक है, जबकि सिर्फ किसको डिफेम करने के लिए कि नहीं यहाँ पर वुमेन को एंट्री नहीं करते, वुमेन्स के राइट को इन्फ्रिंज कर रहे हैं, ये सारी चीजें। तो मतलब कहीं ना कहीं जो आज की भी जो लड़कियां हैं तो उन्हें भी कहीं ना कहीं फेमिनिज्म की एक पॉजिटिव डेफिनेशन आगे लेके चलनी चाहिए। मतलब जेंडर इक्वालिटी का ये मतलब नहीं है कि आप लड़कों को अपने से कम समझें, या आप मतलब ये सोचें कि नहीं हमारे को बहुत ही ज्यादा कर्व कर रहे हैं, ठीक है, आपको बराबरी पे ला रहे हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वो मैं नहीं देना चाहूंगा, तो इसलिए बस आप एक मतलब पॉजिटिव अपना माइंडसेट लेके रखें, ठीक है। अब मैं शादी के बाद खाना नहीं बनाऊंगी, ये नहीं करूंगी, ठीक है, आप ये करेंगे, तो ऐसी मतलब ये चीजें माइंड में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पर ये तो सर आपके थॉट्स ना, पर लड़कियां इस तरह से नहीं सोचती। आप देखो ना, अगर जैसे जनरल सिनेरियो ले लेते हैं, अब मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं पढ़ाता भी हूँ तो मेरे पास लड़कियां स्टूडेंट्स भी हैं, तो मैं पूछता हूँ, कई बार क्लासेस में भी पूछता हूँ कि अब देखो कोई लड़का IAS HS बन जाएगा तो एक बेरोजगार लड़की से आराम से शादी कर लेगा, ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन मैं लड़कियों से पूछता हूँ कि अच्छा आप कल को ऑफिसर बन जाएंगे तो क्या आप एक कांस्टेबल, एक क्लर्क या एक बेरोजगार लड़के से शादी करेंगे? तो उनका क्लियर आंसर होता है कि नो सर। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी कहाँ गई? यार हम किसी बेरोजगार लड़की को अपने साथ ला रहे हैं तो आप क्यों नहीं किसी बेरोजगार लड़के को अपने साथ रख सकते? ठीक है, मतलब सेम काम वो भी कर सकता है। अगर मान लो आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं घर में बर्तन धोऊंगी तो वो भी घर में बर्तन धो देगा, क्या दिक्कत है? आप उसे पाल लो। मतलब ऐसी मेंटेलिटी अगर दोनों तरफ से हो तो पर नहीं होगी ऐसी मेंटेलिटी। कभी नहीं। मतलब अभी तो नहीं, बट धीरे धीरे करके हो सकता है डेवलप हो जाए। लड़कियों में जो एटीट्यूड और एरोगेंस है तो मुझे नहीं लगता कि कभी जाके होगा ही। मुझे लग रहा है No offense, अगर आपका तुम्हें पर्सनल कुछ- एक्सपीरियंस लग रहा है कुछ। अक्सर देखा जाता है ना कि Personal- लड़कियां अपने फेमिनिज्म का बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कई बिल्कुल। केसेस ऐसे वायरल हुए हैं दिल्ली साइड भी कि लड़कियां अपने उसका फायदा उठाती है, मतलब दिल्ली gender छोड़ो, का। आप यहीं लोकल शिमला में भी बहुत सारे केसेस हैं। तो इसको आप हाई कम कोर्ट, कैसे कर सकते हैं, या फिर अलग से कोई लॉ हो कि अगर कोई इस तरह का इंडिया में जो लॉज है misuse ना, करता है। इंडिया में जो लॉज है बेसिकली बहुत ज्यादा फेवर करते हैं वुमेन को, बहुत ही ज्यादा, मतलब एक्सट्रीम फेवर करते हैं वुमेन को। तो मतलब यहाँ पे तो अगर सिचुएशन को बदलना है तो थोड़ा लॉज में रिलैक्सेशन करनी पड़ेगी। होना चाहिए ना कि इस टाइप का लॉ होना चाहिए कि अगर किसी ने फेक एलिगेंस लगाई किसी पे तो इसका कुछ अलग से प्रोविजन होना चाहिए। मतलब प्रूव हो जाता है बट तब तक बंदा मेंटली हरास हो जाता है। ठीक है, बंदा मतलब सब उम्मीदें छोड़ देता है। सोशली भी उसको बहुत ज्यादा निग्लेक्ट किया जाता है, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। तो मतलब फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, अगर इनोसेंट प्रूव हो भी गए तो बंदे ने तो अपने बैड टाइम को देख लिया ना। क्योंकि इंडियन लॉ में तो टाइम भी बहुत ज्यादा, एक केस बहुत ज्यादा टाइम डेफिनेटली, मतलब लगभग मान के चलो अगर आप किसी केस में फंस गए तो मतलब 4 से 5 साल तो कहीं नहीं गए। यही है मुझे तो समझ ही कि नहीं जो लड़के हैं ना उन्हें अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि लड़कियां हमेशा बेटर ऑप्शन देखेगी। ठीक है, अगर आप अभी, मेरे पास भी एग्जांपल है। मेरा दोस्त है, सीडीएस की तैयारी कर रहा था, 25 एज होती है सीडीएस की। ठीक है, नहीं निकला बंदे का। ठीक है, बंदी ने शादी कर ली एसडीओ से, तो मतलब उसको रिश्ता आ गया, उसको रिश्ता आ गया ना गवर्नमेंट सर्वेंट लड़कियों का। को कोई मतलब नहीं होता लड़कों मतलब से। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि भी नहीं होता, कुछ होती भी है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि मेजोरिटी आज सर की डेट में स्टेबिलिटी चाहती जो है। होती है ना वो रेयर केस होता है। वो रेयर केस, वो ये श्रद्धा वाला केस है फिर वो। हाँ, वो रेयर केस होता है। और मैक्सिमम जो देखा जाता है ना कि वो लड़कियां छोड़ के चली जाती है, वो कॉमनली यही होता है। और मैक्सिमम यही चीज प्रैक्टिस होती है यहाँ पे। फ्रेंड है, मतलब हमारा जो कैमरामैन भी है सर, हमारे तो डीओपी का क्वेश्चन है। उनका एक क्वेश्चन है, तो मैं उसे बुलाना चाहूंगा कि आर्यन आप आए, आपका जो क्वेश्चन है सर से आप डिस्कस करें। तो आर्यन आपका क्या क्वेश्चन हेलो था सर गाइस। से? तो सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हम सबको पता है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की पे हाथ उठाए तो वो बहुत गलत चीज़ है, नहीं करना चाहिए। और मैं पूरी तरह से उस समर्थन में हूँ, कभी भी किसी लड़के को किसी लड़की पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि इसका हमारा धर्म भी था। पर अगर मान लो बिना किसी बात के किसी लड़की ने एक लड़की को थप्पड़ मार दिया, तो क्या वो लड़का सेल्फ डिफेंस में हाथ उठा सकता है? क्या वो थप्पड़ सेल्फ डिफेंस से मारा हुआ थप्पड़ जस्टिफाइड है, हाँ या ना? अगर तो देखो एक लड़के के रिस्पेक्ट में मैं बोलूं तो लड़का सेल्फ डिफेंस में थप्पड़ मार देगा। लेकिन अगर मैं इंडियन लॉज के रिस्पेक्ट में बोलूं तो मतलब वो थप्पड़ मतलब आपको जिंदगी भर भी याद रह सकता है। सर वही बात है, यहाँ कहाँ गई जेंडर इक्वालिटी? जेंडर, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि इंडियन लॉज ऐसे हैं कि वो बहुत ज्यादा फेवर करते हैं वुमेन को। अब ये तो चलो हो सकता है कि लड़की ने किसी, आप मतलब कोई ऐसा केस रहा हो कि आपसे परेशान हो तो उसने थप्पड़ मार दिया। यहाँ तो अगर लड़की आपको फेक केसेस में भी थप्पड़ मार देती है तो आप उस पर भी अपने क्या बोलते हैं डिफेंस को जस्टिफाइड, सेल्फ डिफेंस को जस्टिफाइड नहीं कर सकते। तो मतलब मैं तो यही बोलूंगा कि यहाँ पे आपको ये पता नहीं आर्यन का क्वेश्चन कुछ पर्सनल लग रहा है मुझे। कोई ऐसा आपका इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ हो? ऐसा इंसिडेंट तो कोई नहीं है, आपको पर बहुत जब ज्यादा काफी प्रताड़ित लग रहे प्रताड़ित लग रहे थे आप कैमरा के पीछे, हमें बुलाना ही पड़ा हमारे आर्यन। ऐसा इंसिडेंट ऐसा इंसिडेंट कोई नहीं है, पर जब वीडियोस में इस तरह की देखता हूँ तो वो सुन के अच्छा नहीं लगता। जितना मेरा अब मानना है कि मॉडर्न डे फेमिनिज्म फीमेल्स को ऊपर लाने के बदले मेल्स को नीचे लाने पे फोकस ज्यादा हाँ, कर ये रहा है। तो- ये बहुत अच्छी बात बोली आपने, बिल्कुल ये हो रहा है। और इसमें देखो थप्पड़ मारने वाली जो आपने बात की, इसमें कहीं ना कहीं फीमेल्स को ही खुद से इनिशिएट करना पड़ेगा कि यार। और दूसरी चीज ये है कि जो थोड़ी मॉरल वैल्यूज हैं वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को पेरेंट्स को सिखानी चाहिए। मतलब क्या चीजें सही है, क्या चीजें गलत है, तो ये मतलब बहुत जरूरी है। थप्पड़ मारना मतलब हमारे टाइम में तो किसी को थप्पड़ मारना एक बहुत बड़ी बात होती है। चलो पेरेंट्स थप्पड़ मारे तो अलग बात है, लेकिन किसी और को थप्पड़ मारना थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाता था।
तो मतलब लेकिन आज की डेट में बहुत ही नॉर्मल हो गया है। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं मॉरल वैल्यूज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जब आपको है ही नहीं कुछ कि नहीं यार मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए, शर्म कुछ भी मतलब है नहीं आपके, तो फिर सीधी सी बात है आप ऐसे रॉन्ग स्टेप्स लेने में बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हो। थैंक यू सर। तो सर बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके, काफी मुद्दों पे बात हुई। तो सर तो जाते जाते एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ बिल्कुल सर। जो कि बहुत ज़रूरी भी है। हाँ जी। सर जैसे देखा जाता है ना कि यूपीएससी या एचएस करते हुए लोगों जो टैलेंटेड लोग भी होते हैं उनका जैसे एक टाइम लिमिट चली जाती है, बट उनका मेंस क्लियर हो जाता है, कुछ प्रीलिम्स इंटरव्यू से बाहर हो जाते हैं। सब कुछ हो जाता है, इंटरव्यू से 1-2 नंबर से रह जाते हैं। तो गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो लोग भी तो एक एस्पिरेंट के बराबर ही है, जैसे जिन्होंने एक आईएएस के बराबर ही हुए, बस वो 2-3 नंबर से रह गए, तो उनके लिए कुछ अलग से कुछ पोस्ट या फिर कुछ ऐसी जॉब्स क्रिएट यूपीएससी लेवल में तो ऐसा होता है, एचएस में तो नहीं होता है। यूपीएससी में क्या होता है कि अगर मान लो आप इंटरव्यू में आउट हुए हो, तो इंटरव्यू में जो आउट हुए हैं उन बच्चों की एक लिस्ट बनती है अलग से, और जो पीएसयूज होते हैं जैसे बीएसएनएल हो गया, कोल इंडिया हो गया, तो यहाँ पे उनको मतलब डायरेक्ट इंटरव्यू बेस पे जॉब मिल जाती है। यूपीएससी में ऐसा प्रोविजन है। मतलब वहाँ पे भी इंटरव्यू देना पड़ेगा। हाँ, इंटरव्यू देना पड़ेगा, इंटरव्यू तो दोबारा से देना पड़ेगा, मतलब जिस भी आप फर्म में ज्वाइन करना चाहते हो, लेकिन वहाँ पे ये प्रोविजन है। एचएस में तो ऐसा प्रोविजन नहीं है, बट सेंटर में ऐसा प्रोविजन है। और कहीं ना कहीं बिल्कुल सही बात बोली आपने, जो इंटरव्यू से आउट बच्चा हो रहा है, ठीक है, तो वो भी उतना ही कैलिबर रखता है जो एक सिलेक्टेड कैंडिडेट रखता है, क्योंकि वहां तक पहुंचना भी एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो फिर पॉडकास्ट का आज के पॉडकास्ट का हम एंड करते हैं। और सर आप बताइए आपको कैसा लगा हमारा पॉडकास्ट। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं दोबारा से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे इनवाइट किया। सर आपका धन्यवाद जो आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया और आपसे बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे Thank you, लग रहा है thank you so कि much. हमने काफी गहरी मुद्दों पे टॉपिक पे डिस्कशन की है, जो कि हाँ। पता होना चाहिए हमारी ऑडियंस को और लोगों को। बिल्कुल अवेयरनेस हमेशा अच्छी होती है। बिल्कुल नहीं, एजुकेशनल कंटेंट अब हमेशा से जाते इंस्पायरिंग और जाते आप क्या मोटिवेशन देना चाहोगे जो तैयारी कर रहे हैं सिविल गवर्नमेंट सर्विसेज एग्जाम की या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अभी मैंने तो खुद भी कुछ वैसे अचीव नहीं किया है, बट स्टिल मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो कुछ चीज़ें सीख पाया हूँ, तो उसमें मैं यही कहूँगा कि जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं एक अच्छे प्लान के साथ, एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं अपने कैलिबर का भी पता होना चाहिए कि भाई मैं सच में इस एग्जाम को क्लियर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। और अगर आपको बार बार फेलियर मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बैकअप ऑप्शन भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लड़के हो तो डेफिनेटली 25-26 के बाद आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्डर बन जाओगे, कहीं ना कहीं आपको बैकअप ऑप्शन तैयार रखना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज ये है कि गवर्नमेंट जॉब्स पे बहुत ज्यादा रिलायंस नहीं होनी चाहिए, कि ओवर डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए। आप अगर कुछ भी और काम देख सकते हैं तो देखो, बाकी गवर्नमेंट जॉब थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं सिक्योरिटी जरूर देती है, लेकिन साथ ही साथ बहुत ज्यादा मेंटली टॉर्चर और बहुत ज्यादा डिप्रेशन, मतलब काफी सारी चीजें एक्स्ट्रा में भी दे जाती है। इस पे भी मतलब बच्चों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद आपका जो हमारे आप पॉडकास्ट में आए। तो धन्यवाद। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर के साथ एक और ऐसा ही पॉडकास्ट का सेकंड पार्ट आपको चाहिए, तो कमेंट कर दीजिए। और सर के एनजीओ को ज्वाइन करें। हाँ, विजन सर, आप एक बार अपने एनजीओ का नाम बता दीजिए। विजन एजुकेशनल टेक्नोलॉजिकल एंड ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी, शॉर्ट में विजन है। हम और कोई इसका हेल्प करना चाहता है एनजीओ की तो हम इसके सब डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे डिटेल्स वगैरह। किसी को ज्वाइन करना है तो सर का एनजीओ जरूर ज्वाइन कर सकता है। तो सर थैंक यू। थैंक यू Thank you, सर। थैंक यू। वैसे भी डाल